अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी आवाज़ अगर क्लियर आ रही है आपको तो मुझे कंफर्म कर दें, उसके बाद हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने क्लास से रिलेटेड जो है ना कॉन्सेप्ट्स को देखा था और उसको समझने की कोशिश की थी। क्लासेस हमने डीप में देखी थी। आज हम एक और क्लास की एग्जांपल लेते हैं कि बेसिकली क्लास है क्या, ताकि हमें जो है आगे जब हम रियल वर्ल्ड में काम करें इस पर तो मसले मसाइल का सामना ना करना पड़े, क्योंकि एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पाइथन में टॉपिक समझा जाता है। हम देख रहे थे कि भाई हमारे रियल वर्ल्ड में जो भी चीज़ हम एग्जिस्ट करती है वो किसी ना किसी क्लास के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करती है। सही, हम ह्यूमंस हैं और हम भी जो है क्लास के अंदर आते हैं और हमारे ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। फिर आज क्लास को हम डॉक्यूमेंटेशन में देखेंगे। इसका मैं पीडीएफ डाउनलोड कर लेता हूँ, उसके बाद इसको करते हैं और इस तरीके से मेरे ख्याल से मसला हो। अच्छा सुमैया, आपने सवाल किया है कि ओप सब लैंग्वेज का अलग होता है या फिर एक जैसा होता है जैसे सी लैंग्वेज। कॉन्सेप्ट्स तमाम लैंग्वेजेस के सेम होते हैं, सिर्फ आपको जो है ना कोडिंग के अंदर थोड़ी सी चेंजेस मिलेंगी कि भाई क्लास हम इसमें इस तरीके से बनाते हैं। अब सी लैंग्वेज में उसका सिंटैक्स अलग होगा, जो कॉन्सेप्ट होगा क्लास का, ऑब्जेक्ट्स का, और उसके अंदर जो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं वो एक जैसी होंगी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी एक प्रोग्राम है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक कॉन्सेप्ट है। मतलब पाइथन क्या है हमारे पास, पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। मतलब हम चीज़ों को ऑब्जेक्ट्स में तोड़ देते हैं, फिर उस पर काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल, आप इसको प्रोग्राम नहीं कह सकते, कॉन्सेप्ट्स कह सकते हैं, एक हिस्सा है। हर लैंग्वेज में ये खसूसियात नहीं होती कि वो ऑब्जेक्ट्स पे, क्लासेस पे काम करे। अब मुख्तलिफ हमारे पास प्रोसीजरल लैंग्वेजेस भी मौजूद हैं जो सिर्फ ये से मतलब स्ट्रक्चरल वे में काम करती हैं, लेकिन पाइथन इस तरीके की लैंग्वेज नहीं है हमारे पास। यही तो क्लासेस को हम देख रहे हैं। अगर अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप बताएं। सही, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। हम देख रहे थे क्लासेस का। क्लासेस पाइथन में हर चीज हमने जो अभी बनाई, अगर आपने गौर किया हो तो वो किसी ना किसी क्लास से जो है ना निकल के आ रही थी। इसकी एग्जांपल इस तरीके से दूंगा, हमने मुख्तलिफ फंक्शंस का इस्तेमाल किया है, बिल्ट इन फंक्शंस का। सम फंक्शन का इस्तेमाल किया है हमने, एवरेज का इस्तेमाल किया है, टाइप फंक्शन का हमने इस्तेमाल किया है। सही, जिससे हम डेटा टाइप पता करते हैं, हमने लेन फंक्शन का इस्तेमाल किया है। तो ये फंक्शन किसी ना किसी क्लास का हिस्सा है और उस क्लास में जो स्ट्रक्चर इस फंक्शन के लिए मुकर्रर है उस स्ट्रक्चर पे ये काम कर रहे हैं। मीन्स के लेंथ के अंदर हम एक ही जो है वेरिएबल पास करेंगे, एक ही इंफॉर्मेशन पास करेंगे, फिर लेंथ क्या करेगा, लेंथ फंक्शन हमें उस चीज की जो है ना लेंथ रिटर्न कर देगा। अब क्लास जो है, और आसान आसान अंदाज में मैंने आपको बताया था कल कि एक ऐसा मॉडल है जिसके अंदर तमाम चीजें डिफाइन है। क्लास को हम ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं, जो हमें हमारे काम के बारे में बता रही होती है कि आपको किन लिमिटेशंस के अंदर रह के अपने काम को मुकम्मल करना है। क्लास को अगर मैं और आसान अंदाज में कहूँ तो उसको मैं टेम्पलेट भी कह सकता हूँ। और क्लास का जब भी हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है तो क्लास के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आते हैं। अब हर ऑब्जेक्ट क्लास से रिलेटेड होगा। क्लास से किस तरीके से होगा, हमने कल क्लास बनाई और क्लास बनाने के बाद हमारी ये समझ लें मेन क्लास है। हमने एक क्लास बना दी, उसके अंदर स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया, फंक्शंस बना दिए। अब ये हमारा मेन फंक्शन है। हमने इसमें एक फंक्शन बनाया है कि भाई कार का कलर होगा, कार किसी ना किसी कंपनी ने बनाई होगी और कार का कोई ना कोई मॉडल होगा। तो अब इस क्लास से जो जो ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, हर उस ऑब्जेक्ट में उसके कोई ना कोई कलर होगा, उसका कोई ना कोई मेक होगा, उसका कोई ना कोई मॉडल होगा।
तीनों बेसिकली होंगी तो कार, लेकिन वो इस स्ट्रक्चर पे जो है ना काम कर रही होंगी। दोबारा से जो है आगाज करते हैं क्लास का। और हम ये देख रहे थे कि ऑब्जेक्ट, अब रियल वर्ल्ड हमारे पास सिनेरियो है। रियल वर्ल्ड सिनेरियो में हमारे पास ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, मतलब इंसान है। अब इंसान के जो चिल्ड्रंस होंगे वो इंसान ही होंगे, और उनके भी दो हाथ होंगे, दो पाँव होंगे। सही, तो स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होगा। क्लास क्या है? क्लास ब्लूप्रिंट है, टेम्पलेट है, और उसको हम मॉडल भी कह सकते हैं। अब क्लास का जब भी हमारे पास जिक्र आता है तो क्लास के हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को बनाते हैं उसको अपने यूजफुल काम में लाने के लिए। तो बेसिकली हमारे पास ये एक हमने कार की एक क्लास बनाई है। अब उस क्लास के हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स बनाने जा रहे हैं ताकि उन ऑब्जेक्ट्स में हमारा डेटा सेव हो सके, या फिर हमें कोई प्रोडक्ट जो है उसका आउटपुट मिल सके। तो हमने 3 ऑब्जेक्ट बनाए हैं यहाँ पे। पहला ऑब्जेक्ट जो है वो हमने बनाया है कार का, क्योंकि कार की क्लास है। तो उसमें पिंक कार हो गई हमारे पास, और उसका जो है कंपनी कौन सी होगी? फोर्ड होगी। लेकिन उस कार का कोई ना कोई कलर भी होगा, उसका कार का कोई ना कोई मॉडल होगा, और उस कार का कोई ना कोई मेक होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम ये भी देख चुके हैं कि कार को क्लास को बेसिकली बनाते किस तरीके से हैं। ये पहला लफ्ज क्यों कैपिटल होता है, और उसके बाद हमारे पास क्या प्रोग्रामिंग होती है। तो जल्दी से इस कॉन्सेप्ट को आज दोबारा क्लियर करते हैं। मैं एक क्लास बनाता हूँ, मैं कहीं गलती करूँ तो मुझे बताइएगा। मैं एक क्लास बना रहा हूँ और उस क्लास को नाम दे रहा हूँ कार। सही, अब मैंने ये कार बना दी। कार बनाने के बाद मैंने पास का साइन कर दिया, और ये मेरी क्लास जो है सक्सेसफुली रन हो गई। और अगर मैं यहाँ पे एक कार को पास करूँ तो ये मेरे पास बता रहा है कि आप इस काम को जो रन कर रहे हैं, ये एक क्लास है, एक मेन क्लास है कार के नाम से। सही, अब इसको और देखते हैं। अब हम कार में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया कि भाई ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल्स टू कार। तो इस तरीके से हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया। और इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं रिटर्न करूं तो ये मुझे ये बता रहा होगा कि मैं कार क्लास से बिलोंग करता हूं। अब ये तो सिंपली हमने सिंटैक्स देखा है। अब इस पे काम करते हैं। मैं एक यहाँ पे वेरिएबल इनिशियलाइज कराता हूँ। इनिट हमने पढ़ा है कि इनिट हम क्यों लगाते हैं। इनिट हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें कोई ना कोई स्पेस आगे इनिशियलाइज कराना है। मैंने सेल्फ लिखा, सेल्फ लिखने के बाद मैंने लिखा अच्छा कार का कलर, कार की जो है मेक किसने बनाई है, और कार का मॉडल। ये 3 पैरामीटर्स मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास इस कार के वेरिएबल में पास हो। मैंने इसको क्लोज किया। क्लोज करने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन पैरामीटर्स को मुझे सेव भी करवाना है। हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग, हर स्पेसिफिक इंस्टेंस के लिए अलग अलग। इंस्टेंस कहूँ या फिर ऑब्जेक्ट कहूँ एक ही बात है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कलर इज इक्वल्स टू COLOR कलर। ये नाम मैं चेंज भी रख सकता हूँ। मतलब मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि भाई कार कलर, तो ये वैल्यू मेरे पास कार कलर में सेव हो जाएगी। अब हमें आसानी रहे, मतलब चीजें जो है वो इस, हम कंफ्यूज ना हो कि भाई ये वाला कलर किस चीज में जो है सेव हुआ है। तो हम ये वाला नेम और ये वाला नेम सेम ले रहे हैं। इस बात को मैंने इसलिए बताया कि हमारे पास इस बात का कोई भी रूल मौजूद नहीं है कि ये नेम आपने जो आप उसको वैल्यू असाइन कर रहे हैं बिल्कुल सेम लेंगे। मैं एक और वेरिएबल बना रहा हूँ क्योंकि हमने यहाँ पे 3 वैल्यूज को गेट किया है, मेक, और एक और चीज मेरे पास बचती है मॉडल की। मॉडल इज इक्वल्स टू मॉडल। मैं क्लास को रन करता हूँ, मेरी क्लास रन हो गई। उसके बाद अब इसमें कोई ना कोई फंक्शंस होंगे। तो मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ कि कार
डिस्क्रिप्शन, इसके अंदर सेल्फ पास करता हूँ, आपको पता है। इसके अलावा रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। मैं करता हूँ कि भाई प्रिंट। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक नई टेक्निक इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसको मैं आपको समझाऊंगा, आप पहले इसको देखें। मैं बोल रहा हूँ कि भाई दी कार, मैं रन करता हूँ, कोई एरर नहीं आया मेरे पास। इस चीज़ को हम अभी सीखते हैं कि मैंने क्या किया है। एक दो और फंक्शंस बनाते हैं। बेसिकली मैंने ये दोबारा से जो है वो क्लास बना दी है। दोबारा यहाँ पे आते हैं। सर प्रिंट के बाद क्यों सर आपने प्रिंट के बाद एफ क्यों लगाया? बिल्कुल, मैं इस बात को क्लियर करते हैं। इस लाइन को मैं उठाता हूँ और इस लाइन को मैं एक न्यू टैब में लाता हूँ। इसको लाने के बाद एक और चीज़ को मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। मैं आपको दूसरा सिनेरियो दिखाता हूँ। इसमें स्पेस देंगे, इसके बीच में प्लस देंगे हम। यहाँ पे ये नहीं आएगा। अभी अब मैंने ये आपके सामने लाइन लिखी और इस लाइन में मुझे इतनी मशक्कत करनी पड़ी कि मैंने पहले ये लफ्ज लिखा, ये स्ट्रिंग लिखा। ये स्ट्रिंग लिखने के बाद प्लस का साइन डाला। फिर मैंने वो लफ्ज लिखा जो मैं चाह रहा हूँ कि इस कार के बाद मेरे पास गेट हो। फिर मैंने प्लस लिखा, प्लस लिखने के बाद दूसरी लाइन लिखी, फिर प्लस लिखा, फिर दोबारा जो है डबल इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल किया। फिर प्लस लिख के ये तमाम मैंने अपनी लाइन जो है उसको मुकम्मल की। इस तरीके से भी मेरे पास आउटपुट आ सकता है अगर मैं ये वाली लाइन यहाँ पे इस्तेमाल करूँ। और इसी को अगर मैं और बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना चाहूँ तो मैं इस तरीके का जो है वो पाइथन की लाइन इस्तेमाल करूंगा। अब हमारे पास इसमें वर्किंग किस तरीके की हो रही है? अब मैं पाइथन को बोल रहा हूँ कि भाई प्रिंट करो, हमें आउटपुट दो। आउटपुट क्या दो? इस चीज का आउटपुट दो। अब इसमें हमारे पास क्या फंक्शनलिटी हो रही है? मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा से पहले एफ का सिंबल लगाया है। एफ का सिंबल हमारे इस डबल इन्वर्टेड कॉमाज में जब भी हमारे पास डिक्शनरी वाले जो साइन कर्ली ब्रेसेस इस्तेमाल हो रहे हैं, तो जहां जहां पे हम कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करेंगे और उसके अंदर कोई वैल्यूज को गेट करेंगे या फिर किसी वैल्यू को हम हार्ड कोडेड वैल्यू को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू 1 है और मैं यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू 1 कर दूं, तो ये मेरे पास यहाँ पे आउट हो जाएगी। मीन्स कि ये मेरे पास यहाँ पे आके प्रिंट हो जाएगी। अगर मैं इसको एफ को हटा दूं तो पाइथन इन कर्ली ब्रेसेस को रीड नहीं कर पाएगा। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी एक लाइन लिखूं और बेसिकली उसमें चीज़ों को जो है ना, जहां जहां पे मुझे चीज़ों को अपेंड करवाना है, जहां जहां पे मुझे चीज़ों को अलग से दिखाना है, वहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस की मदद से चीज़ों को दिखाऊं, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। अब मैंने यहाँ बी कर दिया, हम इसको चला देते हैं। बी इज इक्वल्स टू 5 कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे एक और वैल्यू में कर देता हूँ सी। सही, ये मैंने किया। और यहाँ पे मैं मेक लिख देता हूँ, लिख देता हूँ भाई होंडा। अच्छा, कलर है हमारे पास, पहले कलर हमारे पास है ब्लैक, और ब्लैक कलर के बाद हमारे पास आ रहा है मेक, तो हमारे पास होंडा आ रहा है। होंडा के बाद हमारे पास मॉडल आ रहा है 2019। इसको मैंने रन किया, दूसरी रन को कलर किया। देखें द कार कलर इज ब्लैक। ए की जगह हमारे पास यहाँ से वैल्यू उठ के आ गई। अब क्योंकि हमने फंक्शन का इस्तेमाल किया है, एफ का इस्तेमाल किया है, तो अब एफ हमारी इस पूरी लाइन को बता रहा है कि जहां जहां पे कर्ली ब्रेसेस आए वहां वहां पे आपने नई वैल्यू उठा के ला के रख देनी है।
और उसको प्रिंट करा देना है। तो इसके बाद हमारे पास ये चीज इस्तेमाल हुई थी, तो यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई, बी की जगह बी की वैल्यू आ गई और सी की जगह सी की वैल्यू आ गई। इसी चीज को अगर मैं इस तरीके से करना चाहूँ तो उसमें मुझे ज्यादा जो है ना वो कोडिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बेसिकली सिर्फ यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हमने इस्तेमाल किया है। अब हमारी ये क्लास है, सही। इसमें कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं नीचे। हम दोबारा अपने उस टॉपिक पे आते हैं जिसको हम लेके चल रहे थे। सबसे पहले तो मैंने कुछ वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कराया। वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के बाद मैंने कुछ फंक्शंस बनाए, सही। इसको हम रन करते हैं। हम अपनी स्लाइड्स पे आते हैं पहले कि हमारे पास वहाँ पे क्या चीज़ और मौजूद है। इसका आपको कॉन्सेप्ट देना है। तो क्लास हमने देख लिया, हमने क्लास बना लिया। अभी क्लास बनाने के बाद हमें ये देखना है कि भाई क्लास जो है वो क्या क्या होल्ड करती है। क्लास हमने सीखा कि एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स को होल्ड करती है, सही। एट्रीब्यूट्स क्या हैं? एट्रीब्यूट्स हमने देखे, कल मोबाइल के एट्रीब्यूट्स देखे थे हमने कि उसका कोई ना कोई कलर होगा और उसकी कोई ना कोई जो है ना वो कंपनी होगी, और कंपनी के अलावा उसमें जो है वो हमारे पास मुख्तलिफ, आप कह लें, डिज़ाइन होंगे। तो ये हमारे पास जो कलर आ गया, कंपनी आ गई और डिज़ाइन आ गया, ये एट्रीब्यूट्स के अंदर आ गए। उसके अलावा हमारे पास दूसरा जो कॉन्सेप्ट था वो था बिहेवियर का। बिहेवियर में हमारे पास क्या था? मोबाइल के एग्जांपल को लें तो मोबाइल जो है वो कॉल कर सकता है, वीडियो चला सकता है, और वीडियो चलाने के साथ साथ आपके पास कैमरे से पिक्चर खींच सकता है। तो जो चीज़ें कॉमन है वो हमने बिहेवियर में डाल दी, और जो कलर वगैरह चीज़ें हैं वो हमने एट्रीब्यूट्स में डाल दी। इसी तरीके से अगर मैं इंसान की एग्जांपल लूं एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर में, तो मैं जो है वो हंस सकता हूँ, मैं रो सकता हूँ, सही। ये मेरे क्या आ गए? ये मेरे बिहेवियर्स आ गए। अब मेरे एट्रीब्यूट्स क्या हैं? एट्रीब्यूट्स मेरे ये होंगे कि मेरा कलर किस तरीके का है और मेरी हाइट क्या है। इस चीज से आपने बिल्कुल भी जो है वो कंफ्यूज नहीं होना। कोई सवाल हो तो आप सवाल कर सकते हैं, सही। अब हम कह रहे हैं कि भाई क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं और कोई ना कोई बिहेवियर्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स को हम प्रोग्रामिंग में क्या कहेंगे? हम कहेंगे वेरिएबल्स। और बिहेवियर्स को हम प्रोग्रामिंग में क्या कहेंगे? हम कहेंगे फंक्शंस, सही। एट्रीब्यूट्स को हम कहेंगे वेरिएबल्स, बिहेवियर्स को हम कहेंगे फंक्शंस। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि भाई हमारे पास कार है और कार का कोई ना कोई मॉडल होगा, उसकी सेटिंग कैपेसिटी होगी, या हमारे पास एट्रीब्यूट्स में आ गए। और कार जो है वो चल सकती है, रुक सकती है, उसकी स्पीड हो सकती है, तो वो हमारे पास बिहेवियर के अंदर फॉल करते हैं। तो हम अपनी दोबारा कोडिंग पे आते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एट्रीब्यूट्स क्या हैं और यहाँ पे बिहेवियर्स क्या हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, सही। इसको मैं कॉपी करके नीचे लाऊं, और ये हमारे पास बिहेवियर्स, ये हमारे से बेसिकली किस चीज के अंदर आ गए? हमारे पास आ गए वेरिएबल्स के अंदर। बिहेवियर्स हमारे पास, हम पाइथन में क्या कहते हैं? हम बिहेवियर्स को कहते हैं फंक्शंस। ये देख के भी आपको नजर आ रहा होगा कि एक वेरिएबल है जो कि इस इंस्टेंस के अंदर, इस स्पेशल यूनिक जो वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं हम, हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग उसके अंदर सेव हो रहा है। तो इस बात का आपने खास ख्याल रखना है कि हर क्लास के अंदर कोई ना कोई वेरिएबल होगा और कोई ना कोई फंक्शन होगा। अगर हम इसको रियल वर्ल्ड में हमारे से कोई सवाल कर ले कि भाई क्लास क्या होती है, तो आप कहेंगे कि भाई क्लास जो है वो दो चीजों को होल्ड करती है। पहली चीज है एट्रीब्यूट और दूसरी चीज है बिहेवियर। और अगर वो आपसे प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे तो आप कहेंगे कि क्लास जो है वो वेरिएबल्स और फंक्शंस को होल्ड करती है। और उसकी एग्जांपल हमने यहाँ पे देख ली है कि ये वेरिएबल्स हैं और ये हमारे पास फंक्शंस हैं। इसके बाद हम आगे चलें तो अब यहाँ पे मेरे पास अ, एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है इंस्टेंस का। इंस्टेंस कह लें आप या फिर ऑब्जेक्ट कह लें, एक ही इससे मतलब है। अब इसको हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट किस चीज़ को हमने कल इसको सीखा है, इसको हम दोबारा जो है
आसान करने की कोशिश करते हैं। ये देखें बेसिकली मैं यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई, क्लास बनाने के बाद यहाँ पे हमने क्लास की बॉडी बनाई और क्लास की बॉडी के अंदर मैंने एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर को डिफाइन किया। अब आपको इस बात पे टेंशन नहीं लेनी कि ये एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर क्या है, ये हमने अभी देख लिए हैं। एट्रीब्यूट्स हमारे पास वेरिएबल्स हैं, बिहेवियर्स हमारे पास फंक्शंस हैं, सही। ये हमारी एक मुकम्मल यहाँ से यहाँ तक जो है वो क्लास कंप्लीट हो गई। अब यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्लास क्रिएट होने के बाद अब हम क्लास से बाहर आके कोडिंग करना चाह रहे हैं ना, मतलब अब इस क्लास को हम यूटिलाइजेशन में लाना चाह रहे हैं। तो मैं एक एक कार बनाऊंगा। मैंने एक कार बनाई, कार 1, और उसके अंदर कार पास कर दी। तो हमारे पास एक ये यूनिक ऑब्जेक्ट बन गया, जो हम कल देख रहे थे पेशेंट आईडी पे। पेशेंट आईडी हम हर दफा यूनिक ले रहे थे, तो यहाँ पे हमारे पास कार 1 है। कार 1 के अंदर हमने क्या किया, इस कार को पास कर दिया। जैसे हमने इस कार को पास किया तो ये हमारे पास एक यूनिक ऑब्जेक्ट बन गया। ये हमारे पास क्लास है। क्लास के बाद हम कोडिंग में जब इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम इसको ऑब्जेक्ट कहेंगे। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट है कार 2 का, सही। अब क्योंकि हमने इन चीज़ों को समझ लिया, अब हम इसको इधर अपनी कोडिंग में देखते हैं। मैं इसको रन करता हूँ अपनी क्लास को। अपनी क्लास को रन करने के बाद मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ कार 1, सही। मैं कार 1 जैसे ही लिखूंगा, इजिकल्स लिखूंगा और अपना कार का नाम दूंगा। कार का नाम देने के बाद ये मेरा एक ऑब्जेक्ट बन गया। ये मेरे पास क्लास है। अब क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे बात कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारे पास कार 1 आ गई। अब कार 1 क्रिएट तो हो गई हमारे पास। अब हम इसमें क्या क्या चीज़ जो है ना वो पास करें। तो मैं आया यहाँ पे। मैं आने के बाद अब क्योंकि मेरी जो क्लास है वो 3 चीज़ों को जो है मांग रही है, तो मैं सबसे पहले उसका कलर दूंगा। मैं एक मिसाल के तौर पे कार बना रहा हूँ, आप मुझे चार्ट के अंदर कलर, मॉडल और किसी कंपनी का नाम भेजें। जब तक मैं एक कार बनाता हूँ, मैं एक कार बना रहा हूँ, उसका कलर जो है वाइट है और उसका मॉडल जो है वो फोर्ड है। टेस्ला ले लेते हैं, टेस्ला के साथ एक और। अब उसका मॉडल देना है तो हम दे दें कि भाई ये जो है टेस्ला का 2020 का मॉडल है। ये हमने जैसे ही रन किया हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया कार 1 के नाम से। और कार 2 बनाते हैं और इसको पास करते हैं कार 2। मैंने लिखा, कार 2 लिखने के बाद मेरे पास मैसेज आया है, उसको बनाते हैं हम। जिशान ने हमें भेजा है येलो कलर की कार बना रहे हैं हम। उसका मॉडल दिया है मैरून। ये कौन सी कंपनी है भाई। अब होती है भाई 2021 मॉडल की। एक और कार बनाते हैं, 3 हम कार बना रहे हैं। कार 3, और तीसरी कार हमें भेजी है जिशान ने। इस कार में हम देते हैं इसका कलर रेड, होंडा, एंड देन 2019। तो भाई ये 3 हमने जो है वो कार बना ली है बेसिकली। 3 कार बनाने के बाद अब हमें देखना है कि भाई कार 1 हमारे पास क्या चीज़ें जो है वो होल्ड करती है, मतलब कार 1 क्या क्या काम कर सकती है, सही। अभी तो हमने सिर्फ वेरिएबल्स और उसके एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर दिया। अब वेरिएबल्स और एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करने के बाद मैंने लिखा कार 1। कार 1 लिखने के बाद मैंने लिखा डॉट। अब मैं डॉट लिखने के बाद टैब का बटन दबाऊंगा। आप इस बात को देखें, मैंने जैसे ही लिखा कार 1 डॉट, उसके बाद मैंने लिखा टैब। अब टैब लिखने के बाद मेरे पास मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो नज़र आ रही हैं। अगर तो मुझे याद है तो मैं खुद भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं देखना चाह रहा हूँ कि भाई कार नाम से जो हमारे पास क्लास मौजूद है वो हमारे पास क्या क्या फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर सकती है, उसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं, उसकी क्या क्या जो है ना ब्लूप्रिंट है, उसका टेम्पलेट क्या है। ये तमाम बातें जो मैं रिपीट कर रहा हूँ ये एक ही चीज़ है, सही। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई कार की डिस्क्रिप्शन क्या है, तो मैं कार की डिस्क्रिप्शन लिखूंगा। अब क्योंकि ये एक फंक्शन है मेरे पास, तो फंक्शन के साथ मुझे पैरेंथेसिस देने पड़ेंगे और उसको मैं रन कर दूंगा। मैंने जैसे ही रन किया इसको तो मेरे पास वो बता रहा है कि भाई
हमारे पास कार जो है कार 1 वो वाइट है, और उसके मेक जो जो कंपनी है वो टेस्ला है, और उसका मॉडल 2020 है। यही काम मैं अगर कार 2 पे करूं, और उसको मैं रन कर रहा हूँ, कार 2 सही, कार 2 इज नॉट डिफाइंड, कार 2 भाई हमारे पास डिफाइन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने ये वाला सेल, आप चेक करें, ये वाला सेल मैंने रन ही नहीं किया। जब तक मैं सेल को रन नहीं करूंगा तो हमारे पास मेमोरी में जाएगा नहीं। इस सेल को मैं अब जैसे ही रन कर रहा हूँ तो हमें बता रहा है कि कार 2 हमारे पास येलो है, इसका मॉडल ये है, इसका कंपनी ये है, और इसका मॉडल ये है। अगर मैं दोबारा कार 1 को क्रिएट करूं तो कार 1 के पास वाइट ही मॉडल है, और हमारे पास कार 2 के पास येलो कलर ही मौजूद है। ये दोनों वैल्यूज अलग अलग सेव हुई हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सेल्फ का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो हर अलग इंस्टेंस को, हर अलग ऑब्जेक्ट को सेपरेटली क्रिएट करेगा और उनको अलग अलग रखेगा। सही, अब हमने ये देख लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई कार 1 की मैं कोई और खूबी को जो है इस्तेमाल करूँ, कार 1 के मैं किसी और मेथड या फिर किसी और फंक्शन को इस्तेमाल करूँ, तो मैं कार 1 लिखूंगा, टैब दबाऊंगा। टैब दबाने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि भाई कार अब मेरी जो है ना वो चलने लग जाए, तो मैं मूव फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा। अब क्योंकि ये फंक्शन है, मैं पैरेंथेसिस दूंगा, तो अब मेरी कार जो है वो मूव कर रही है। मूव करने के साथ साथ अब इसको स्टॉप, कार 2 जो है मेरे पास, उसके अंदर दूसरा फंक्शन लगाते हैं। मैंने CTRL Z इसको किया, टैब दबाया, जैसे ही मैं स्टॉप करवाना चाह रहा हूँ, इसको मैंने स्टॉप कर लिया। सही, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं फंक्शंस पे काम ना करूँ, मैं देखना चाह रहा हूँ कि भाई कार 3 जो है हमारे पास, बेसिकली उसका हमारे पास कंपनी कौन सी है। तो मैं कार 1 में एक लिखूंगा, रन कर दूंगा, तो मेरे पास होंडा रिटर्न हो जाएगा। मैं कार 2 का देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास कार 2 का जो है वो मॉडल क्या है, तो मैं मॉडल लिखूंगा और उसको रन कर दूंगा, तो मेरे पास कार 2 का मॉडल रिटर्न हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं पैरेंथेसिस का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा? मैं पैरेंथेसिस का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास ये एक वेरिएबल है, ये मेरे पास एक एट्रीब्यूट है, उसको मैं डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन जब भी मैं किसी फंक्शन को इस्तेमाल करूंगा, किसी फंक्शन को गेट करूंगा, तो मैं जो है उसके साथ पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करूंगा। ये चीजें देख ली। उसके बाद हमने कल एक और चीज देखी थी कि मैं चाह रहा हूँ कि भाई कार 2 का सबसे पहले हम देखते हैं कि मॉडल क्या है। सही, कार 2 का कलर देख लेते हैं। कार 2 का हमने कलर देख लिया, कलर 2 है हमारा येलो। सही, अब कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद, मिसाल के तौर पर मैंने अपनी जो है ना कार को वो अपग्रेड करवा लिया, और उसका कार का कलर मैंने येलो से हटा के उसको मैंने ब्लैक करवा लिया। सही, ब्लैक करवा लिया या फिर अपना ग्रीन करवा लिया। तो मैं क्या करूंगा, मैं कार 2 लिखूंगा, कार 2 कलर लिखूंगा, फिर इज इक्वल्स टू लिखूंगा, और इज इक्वल्स टू लिखने के बाद अपना वो नया अपडेटेड कलर दे दूंगा जो मैं उसको करवाना चाह रहा हूँ। तो मैंने जैसे ही कार 2 डॉट कलर इज इक्वल्स टू ब्लैक किया, तो अब मेरे पास कार 2 का जो कलर है वो अपडेट हो गया होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम वैल्यूज को अपडेट कर सकते हैं अपनी क्लासेस के ऑब्जेक्ट के अंदर। हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हम उस ऑब्जेक्ट का नाम ही उस वेरिएबल के साथ पास कर रहे हों जिसको हमने अपडेट करवाना है। आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था कि जब हम किसी चीज को, वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिस क्या है हमारे पास? हमें जब भी किसी चीज को अपडेट कराना हो तो हम उसका फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन हम बड़ी ही अच्छे तरीके से सीख चुके हैं कि उसको किस तरीके से बनाया जाता है। पहले डेफ का नाम आएगा, डेफ का नाम आने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि भाई अपडेट, अपडेट कलर। सही, अपडेट कलर के बाद मैं सेल्फ तो हर दफा पास करूंगा। सही, क्योंकि हर वैल्यू, हर ऑब्जेक्ट का अलग इंस्टेंस होगा। उसके बाद अब क्योंकि मैं कलर अपडेट करूंगा, तो कलर अपडेट करते वक्त मैं यूजर से कोई ना कोई कलर मांगूंगा कि भाई आप जो कलर अपडेट कर रहे हो उसका कोई ना कोई नाम होगा। उस कलर का नाम तो मैं यहाँ पे बोलूंगा भाई न्यू, न्यू कलर। और अब ये न्यू कलर मेरे पास आ गया। अब ये न्यू कलर जब मेरे पास आ गया, तो इसको कहीं ना कहीं मेरे पास सेव भी करवाना है। तो हमारे पास जो पहले कार का कलर मौजूद है उसके अंदर ही हमें इसको अपडेट करना है। तो मैं करूंगा सेल्फ डॉट कार इज इक्वल्स टू न्यू कलर। इस तरीके से ये मेरे पास कलर जो है ना अपडेट हो गया। और
अब क्योंकि हमने इस कलर को अपडेट कर दिया, अब हम इस कलर को गेट करेंगे, गेट कलर सही, सेल्फ, उसके बाद इसको क्लोज करते हैं। इसको मैं बताता हूँ कि गेट कलर में क्यों कर रहा हूँ। लिखूंगा प्रिंट एंड देन इसको मैंने क्लोज किया, इसको मैंने रन किया, मेरे पास चीज जो है वो रन हो गई। अब देखें मैंने एक फंक्शन बनाया है गेट कलर का, वो फंक्शन क्या कर रहा है, सिंपली मेरे पास कलर रिटर्न कर रहा है। मैं इस चीज को अगर रन करूं, यहाँ पे मैंने लिखा भाई car1 डॉट टैब दबाया, एक मेरे पास, इसको रन नहीं किया होगा मैंने, टैब दबाया, गेट कलर क्यों नहीं आ रहा मेरे पास, car1 डॉट टैब, जब मैंने इस चीज को कॉल किया था तो मेरे पास ये रन नहीं हो रहा था। तो जब आप कोडिंग कर रहे हो और आपको पूरा अंदाजा हो कि आपने जो है ना वो कोडिंग सही की है और उसका आउटपुट ना आ रहा हो, तो आप क्या करेंगे, आप दोबारा कर्नल को रीस्टार्ट करेंगे। फिर हमारे पास कभी कभी जो है ना पाइथन चीज़ों को अपडेट नहीं करता, अपडेट ना करने की वजह से हमें जो है ना एरर आ रहा होता है। तो अब अगर मैं ये करूं, क्योंकि अब मैं चीज़ों को रन कर चुका हूं, मैं लिखूंगा car1 डॉट टैब, तो यहाँ पे आप देखें मुझे ये दिखा रहा है कि अपडेट कलर, अपडेट कलर के साथ ये गेट कलर भी दिखा रहा है मुझे। जैसे मैंने गेट कलर पे क्लिक किया, मेरे पास गेट कलर का फंक्शन आ गया, इसको मैं जैसे ही रन करूंगा मेरे पास जो है कार का कलर इस्तेमाल हो रहा है। तो ये गेट कलर फंक्शन बनाने की जरूरत पेश क्यों आई, वो इसलिए पेश आई कि हम यहाँ पे कार का देखें कलर जो है ना गेट कर रहे थे। कार 2 डॉट कलर लिख के मैं इंटर कर रहा था तो मेरे पास येलो लिखा हुआ आ रहा था। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। आप जब भी क्लास से आउटपुट लें तो कोशिश करें कि उसको फंक्शन के अंदर तरतीब दे दें और उसकी मदद से आप उसका जो है ना आउटपुट ले रहे हो। तो अब car1 का कलर मेरे पास येलो है। अब हमने एक न्यू फंक्शन जो है वो क्रिएट किया है। वो फंक्शन क्या है हमारे पास, वो फंक्शन है हमारे पास अपडेट कलर का। तो मैं car1 डॉट अपडेट कलर के फंक्शन को इस्तेमाल करता हूँ। और अपडेट कलर का फंक्शन हमारे पास क्या कर रहा है, अपडेट कलर का फंक्शन हमारे पास एक एक पैरामीटर उसको नीडेड है। अब एक पैरामीटर क्योंकि उसको नीडेड है तो हमें यहाँ पे कलर देना पड़ेगा। अभी हमारे पास वाइट कलर है, वाइट कलर क्योंकि मौजूद है, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये अपडेट हो जाए, तो अपडेटेड कलर में इसको दे रहा हूँ रेड। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा मेरे पास यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद ये फंक्शन रन होगा और ये न्यू वैल्यू हमारे पास इधर इस कलर को असाइन हो जाएगी। अगर मैं दोबारा अब इस गेट कलर के फंक्शन को जो है रन करूं, तो रन करने के बाद अब मेरे पास कार का कलर रेड जो है वो शो हो रहा है। अभी तक मेरे कोई सवाल है आपका, तो आप जो है वो कर सकते हैं। अभी तक हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा कि भाई क्लास मेकिंग, क्लास किस तरीके से बनाते हैं, क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स होते हैं, उसके साथ साथ ऑब्जेक्ट्स हम फिर क्रिएट करते हैं हर क्लास का। और ऑब्जेक्ट्स के बाद हमने देखा कि भाई वैल्यूज को जो है वो अपडेट किस तरीके से करते हैं, उसको चेंज किस तरीके से करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्लास का जो कॉन्सेप्ट है वो कवर हो गया है। हमने पाइथन में क्लासेस को बनाना, इस्तेमाल करना उसको सीख लिया है। मतलब बिगनर लेवल पे हमने जितना सीखना था। क्लास का एक कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत बड़ा है, लेकिन हम क्योंकि अभी बिगनर लेवल पे सीख रहे हैं तो हम इतना ही सीखेंगे। अब हम आ रहे हैं डेटा फाइल्स पे। अब ये देखेंगे, मैंने जो है ना इसका आउटपुट रन किया। एक में जो है लूप बनाता हूँ, मैं लिखता हूँ कि भाई ए फिजिकस, मैं नाम अपना प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ बेसिकली। मैंने लिख दिया मोहम्मद अजहर और मैं इस नाम को करवाना चाह रहा हूँ 40 दफा प्रिंट।
सही, तो इस नाम को 40 दफा प्रिंट किस तरीके से कराएंगे, जल्दी से मुझे इसका कोड भेजें चार्ट के अंदर। मेरे पास ये नाम है मेरा और उसको मुझे 40 दफा प्रिंट करवाना है। अब मैं ये तो नहीं करूंगा कि मैं 40 दफा प्रिंट लिखूंगा, प्रिंट ए, मैं कोई और चीज करूंगा ना। तो जल्दी से मुझे उसका कोड भेज दें, ताकि हम आज हमने जो है ना कंप्लीट करना है कोर्स। एक बंदा भी भेज देगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। सुमैया ने सही भेजा है, लेकिन सुमैया मैं चाह रहा हूँ कि हर दफा मोहम्मद अजहर एक न्यू लाइन में जो है ना मेरे पास आए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लूप का इस्तेमाल करेंगे, फोर लूप का। फोर लूप के साथ मुझे लिख के भेजें कि मैं किस तरीके से लगाऊंगा। मुझे अभी सुमैया ने ये भेजा है, ये तो ये मेरा था। उसके बाद ये मेरे पास 40 दफा मेरा नाम आ गया है। मैं चाह रहा हूँ हर दफा न्यू लाइन में आए। फोर का लूप भेजें मुझे सब। जिशान, सुमैया, हुसैन। फोर लूप हम सीख चुके हैं। नहीं, फोर का लूप इस तरीके से होगा, फोर। अब मैं यहाँ पे कोई ना कोई वेरिएबल लिखूंगा, मैं बोलूंगा फॉर आई इन रेंज कितनी, रेंज हमारे पास 40। अब रेंज हमने सीखा है कि रेंज क्या है, कि भाई 40 रेंज है हमारे पास, 0 से लेके 39 तक। तो वो 40 आ जाएगी और उसके अंदर मैं लिख दूंगा प्रिंट ए। मैं जैसे ही करूंगा मेरे पास 40 दफा मेरा नाम जो है वो प्रिंट हो जाएगा। सही। अब मैंने ये आउटपुट रन कर दिया। अब ये आउटपुट रन करने के बाद मेरे पास, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इसका जो है ना आउटपुट सेव हो जाए। अगर तो मैं ये अपनी पाइथन की ये वाली नोटबुक को क्लोज कर दूंगा, और क्लोज करने के बाद जो है वो कल आऊंगा दोबारा, तो मेरे पास इसका आउटपुट सेव नहीं होगा। सही। ये आउटपुट मुझे इस तरीके से मिल रहा होगा, इस तरीके से। सही। या फिर मैं कोई और जो है ना चीज कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि भाई 2 × 3 हो। ये हम बेसिकली किसी चीज में कर रहे हैं, या फिर हमारे पास ए इज इक्वल्स टू, इस तरीके से सीख इस बात को और समझ लेते हैं कि मैंने लिखा ए इज इक्वल्स टू इनपुट इज इक्वल्स टू इंटर योर नेम। मैंने इसको रन किया, मैंने लिखा हुसैन, और मेरे पास नाम अब ए के अंदर क्या है, हुसैन। अब ये मैं अपनी नोटबुक बंद कर दूं, कल दोबारा आके इस नोटबुक को खोलूं, तो क्या मेरे पास ये हुसैन नेम सेव होगा ए वेरिएबल के अंदर? तो इसका जवाब है नहीं। सही। ये अब मैं इसको दोबारा रन करूंगा तो ये मेरे से बोलेगा कि भाई दोबारा नाम जो है ना एंटर करो। या फिर ये वाले वेरिएबल को मैं दोबारा रन करूंगा तो इसके अंदर जो है वो हुसैन, या फिर जो मैंने अभी डी दिया है वो सेव नहीं होगा। अब इस चीज को मैं सेव करवाना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि भाई ए के अंदर हुसैन आए, और वो हुसैन नेम या फिर जो मेरा नेम के साथ साथ कोई भी यूजर की इंफॉर्मेशन हो वो सेव हो जाए पाइथन के अंदर। तो फिर मैं क्या करूंगा, पाइथन में डेटा फाइल्स को इस्तेमाल करूंगा। डेटा फाइल्स को इस्तेमाल करने के बाद उसको लेके चलूंगा। अब हम डेटा फाइल्स को देख रहे हैं यहाँ से। डेटा फाइल्स में अब हम क्या करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट हमने दे दिया है आपको। डेटा फाइल में हम अपना कोड को समझते हैं सबसे पहले कि उसका सिंटेक्स क्या है। हम सबसे पहले लिखेंगे विद, उसके बाद लिखेंगे ओपन। ओपन लिखने के बाद हम फाइल का नाम देंगे। ये समझ लें एक हमारे पास प्री डिफाइंड कीवर्ड है। ये हमें जब भी किसी फाइल लिंक पे काम कर रहे होंगे तो हम विद ओपन का इस्तेमाल करेंगे। विद ओपन के बाद फाइल का नाम आएगा। फाइल का नाम आने के बाद हम मोड देंगे। अब मोड क्या है, हमारे पास 3 किस्म के मोड हैं पाइथन के अंदर। एक है रीड मोड, दूसरा है राइट मोड, और तीसरा है अपेंड मोड। मोड से क्या मुराद है, मोड से ये मुराद है कि भाई इस फाइल पे आपने कौन कौन से ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। उस फाइल में आपने कोई ना कोई चीज रीड करनी होगी, मीन्स कि आपको कोई ना कोई डेटा इस फाइल में सेव होगा। उसको अगर आपने रीड करना है तो आप रीड मोड का इस्तेमाल करेंगे। रीड मोड हमारे पास आर से रिप्रेजेंट होता है। मैं इस मोड की जगह आर को जो है ना पास करूंगा। राइट मोड को इस्तेमाल करना है तो आप क्या करेंगे, आप डब्ल्यू का इस्तेमाल करेंगे।
राइट मोड में फिर हमारे पास फाइल के अंदर हम राइट कर रहे होंगे अपना डेटा जो हम प्रोग्राम के दौरान में चला रहे होंगे। अपेंड मोड को हम अभी जब कोड चलाएंगे तो उस वक्त देखेंगे। अपेंड आपको पता है बेसिकली हमने इसको इस्तेमाल भी किया है लिस्ट के अंदर। अगर कुछ मुझे चार्ट में बता दे तो बेहतर है, वरना हम इसको देखेंगे कि अपेंड असल में हमने क्यों इस्तेमाल किया था। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम राइट मोड को चेक अब चलाने जा रहे हैं। राइट मोड को देखेंगे और राइट मोड के साथ साथ हमारे पास जब हम मैंने बताया आपको जब हम राइट मोड कर रहे होंगे तो मोड की जगह पे W लिख देंगे। हमारा फाइल का नाम होगा जिसके अंदर हम चीज को लिखना चाह रहे हैं और जो भी हम उसके अंदर चीज को पास करवाना चाह रहे हैं वो उसके अंदर राइट हो जाएगा। और रीड मोड में क्या होगा, रीड मोड में हम R को लगा रहे होंगे, R को पास कर रहे होंगे। जैसे ही R को पास करेंगे उस फाइल के अंदर जो है वो रीडिंग के ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाएंगे। रीडिंग के ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे और उस फाइल के अंदर जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन डेटा या वेरिएबल हमने सेव करवाया होगा या फिर पहले से मौजूद होगा वो हमारे पास सेव हो जाएगा। उसको हम किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर सेव करवा रहे होंगे। किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर सेव क्यों करवा रहे होंगे, इसलिए सेव करवा रहे होंगे किसी ना किसी वेरिएबल में, ताकि उसको हम फिर आगे यूज कर सकें और उसको अपने प्रोग्राम में कारामद कर सकें। अपेंड का फंक्शन हम देखेंगे। हम दोबारा अपनी कोडिंग पे आते हैं। कोडिंग पे आने के बाद हमने देखा कि हमारे पास यही सिंटैक्स है। मैं लिखूंगा विद ओपन, फिर मैं लिखूंगा फाइल का नाम जो मुझे रीड करानी है। अब कोई फाइल का नाम, अब हमारे पास जीशान है, मैं जीशान के नाम की बना रहा हूँ फाइल। मैंने लिखा जीशान डॉट TXT। उसके बाद मैं अब इसको किस मोड में जो है वो करना चाह रहा हूँ, मैं इसको रीड मोड में करना चाह रहा हूँ। तो रीड मोड में करना चाह रहा हूँ तो भाई फाइल डॉट एस फाइल। अब ये इस लाइन को समझें सबसे पहले, उसके बाद मैं नीचे आता हूँ। मैंने लिखा विद ओपन। विद ओपन लिखने के बाद इससे हमें क्या पता चल रहा है कि भाई इस फाइल को ओपन करो। इस फाइल को ओपन तो करो लेकिन किस सिनेरियो में ओपन करो, रीडिंग सिनेरियो में ओपन करो, कि इस फाइल को आपने खोल के रीड करना है। सही। अब ये हमारे पास फाइल ओपन भी हो गई और रीड भी हो गई। अब इस फाइल को ओपन होने के बाद कंट्रोल भी करना पड़ेगा, मतलब इस फाइल को हैंडल भी करना पड़ेगा किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर, किसी ना किसी डेटा के अंदर, क्योंकि ये एक फाइल कोई ना कोई डेटा जो है वो अपने साथ जो है हैंडल कर रही होगी। तो उसको हम इस चीज के साथ हैंडल कर रहे हैं बेसिकली। मतलब ये इसके अंदर से जो चीजें निकल के आएंगी वो इस वेरिएबल के अंदर आएंगी, इस चीज के अंदर आएंगी, फाइल के अंदर। अब इस फाइल के साथ हम चाह रहे हैं कि भाई हम क्या करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं भाई मैं टैब दबाऊंगा डॉट के बाद। मैं जैसे टैब दबाऊंगा तो मेरे पास जो इस फाइल के ऊपर मैं फंक्शन जो है ना परफॉर्म कर सकता हूँ वो मेरे पास आ जाएंगे। तो मैं रीड करना चाह रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ फाइल डॉट रीड, पैरेंथेसिस दे रहा हूँ। पैरेंथेसिस देने के बाद अब क्योंकि मेरे पास ये फाइल रीड हो रही है तो ये रीड हो जाएगी, तो इससे मुझे क्या होगा, इससे मुझे कोई फायदा नहीं होगा। इसको मैं किसी अगर वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दूं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि भाई डेटा रीड फ्रॉम फाइल। ये मैंने एक वेरिएबल बना दिया। किसी भी नाम का मैं वेरिएबल बना सकता हूँ। और इस बात को देखें कि ये फाइल का वैल्यू भी मैं किसी भी नाम से ले सकता हूँ। अभी तो मैंने फाइल के नाम से ले लिया ना, तो ये हैंडलर है हमारे पास बेसिकली हमारी फाइल को हैंडल करने के लिए, उसके डेटा को हैंडल करने के लिए। तो ये भी मैं किसी नाम से ले सकता हूँ। मैं फाइल की जगह एफ भी ले सकता हूँ, मैं फाइल भी ले सकता हूँ। तो इस कोड को मैं रन करूंगा तो अभी मेरे पास एरर आएगा। तो एरर ना आए तो सबसे पहले, क्योंकि हम कोई फाइल रीड करवाने जा रहे हैं, तो मैं एक फाइल न्यू क्रिएट कर लेता हूँ। मैं अपनी दोबारा पाइथन के इस पे आया, तो मैं यहाँ से एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने ये लिख दिया। लिखने के बाद मैं अपनी फाइल को नाम दे रहा हूँ। जीशान लिखा था मैंने, जीशान डॉट टी एक्स टी से मुराद है कि टेक्स्ट फाइल है। ये मेरे पास फाइल सेव हो गई और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आ रही है मेरे पास नजर। अब अपना कोड रन करते हैं। कोड रन करने के बाद मैंने इस कोड को रन किया और अब मेरे पास ये कोड रन हो गया, मेरे पास कोई एरर नहीं आया। इट मीन्स कि हमारे पास डेटा इस वेरिएबल के अंदर अब मौजूद है। अब इस वेरिएबल के अंदर जो डेटा मौजूद है उसको हम आउटपुट में लाते हैं।
और हमारे पास डेटा इसका क्यों नहीं आ रहा? दोबारा देखते हैं। अच्छा, ये फाइल हमारे पास सेव नहीं हुई थी, तो दिस फाइल इज योर क्लास 16। मैंने सेव किया, अब मेरे पास ये सेव हो गई क्लास। क्लास अब मेरे पास सेव हो गई, तो अब मैं इसको रन करूंगा। और ये रन करने के बाद आप देखें क्लास के अंदर मेरे पास जो वैल्यूज मौजूद थी वो मेरे पास यहाँ पे रिटर्न हो गई। मेरे पास क्लास में ये चीज़ मौजूद थी। अगर मैं यहाँ पे 17 कर दूं, इसको सेव कर दूं और दोबारा से अपनी चीज़ को रन करूं, तो मैं किसी भी फाइल में से डेटा किस तरीके से रीड करूंगा, मैं इस सिंटेक्स की मदद से रीड करूंगा। अब तो मैंने रीड किया है, अब मैं राइट करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि भाई एक फाइल बनाओ सुमैया के नाम की, और उसके अंदर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करो, राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करो। अब क्योंकि मुझे राइट परफॉर्म करना है, तो मैं डेटा कोई ना कोई पास करूंगा। तो मैंने लिखा फाइल डॉट राइट। सही, फाइल डॉट राइट। अब राइट क्या करना है, मैंने लिख दिया कि भाई दिस टेस्टिंग टेस्टिंग। अब मैंने टेस्टिंग लिख के इसको मैं जैसे ही रन करूंगा, तो सुमैया नाम की फाइल के अंदर टेस्टिंग लिखा हुआ आ जाना चाहिए। उससे पहले मैं स्लाइड्स पे चलता हूँ और आपको राइट मोड और रीड मोड का डिफरेंस बताता हूँ। राइट मोड में हमारे पास ये डिफरेंस है, राइट मोड और रीड मोड का, आप ये इस बात को नोट करें कि जब भी हम राइट मोड में कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे, तो हमारे पास अगर फाइल मौजूद नहीं होगी, मिसाल के तौर पे मैंने वहाँ पे सुमैया नाम की जो है ना फाइल बनाई, अगर मेरे पास मेरी फोल्डर के अंदर सुमैया नाम की कोई भी फाइल नहीं होगी, तो वो क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली एक न्यू नाम की जो है ना फाइल को क्रिएट कर देगा, जो मैंने यहाँ पे पास किया होगा। अगर तो उसको वो फाइल मिल जाएगी तो वो उसके अंदर राइट कर देगा, वरना वो क्या करेगा, वो सुमैया नाम की फाइल को क्रिएट कर देगा। अगर मौजूद नहीं होगी तो वो उसी नाम से क्रिएट कर देगा। तो आपने इस बात को जहन नशीन करना है। और हमारे पास दूसरी चीज क्या है, हमारे पास दूसरा है मोड, रीड मोड। रीड मोड में क्या होगा, रीड मोड में जब भी हम उसको बोलेंगे कि भाई अब जाओ आप माई फाइल जो है उसको रीड करो, और उसका जो है हमें डेटा दिखाओ कि इसके अंदर क्या डेटा मौजूद है। तो अगर वो फाइल मौजूद नहीं होगी, सही, अगर वो फाइल मौजूद नहीं होगी तो वो हमें एरर दे देगा। वो बोलेगा भाई जो फाइल का नाम आप दे रहे हो, वो फाइल के नाम से कोई भी डेटा हमारे पास सिस्टम में मौजूद नहीं है। राइट मोड आपको एरर नहीं देगा, वो क्या करेगा, वो नई फाइल आपकी उसी नाम से क्रिएट कर देगा। अब देखते हैं हम। अब यहाँ पे देखें मेरे पास कोई जो है ना वो फाइल मौजूद नहीं है। सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि जीशान की फाइल में रीड करते हैं। मैंने लिखा जीशान, इंटर किया। अब जीशान की फाइल में टेस्टिंग लिखा हुआ आ जाना चाहिए। इसको हम देखते हैं, जीशान की फाइल में गए हम, यहाँ पे हमने इसको रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद मेरे पास यहाँ पे देखें टेस्टिंग लिखा हुआ आ रहा है। तो मेरे पास जो डेटा है वो ओवर राइट हो गया। अब ओवर राइट होने के बाद हम अपनी राइट की जो है वो खसूसियत को देखते हैं कि भाई अगर फाइल मौजूद ना हो तो आप क्या फंक्शन परफॉर्म करते हो। मैंने इसको जैसे ही रन किया, अब आप देखें यहाँ पे मेरे पास एक फाइल क्रिएट हो गई ऑटोमेटिकली। वो फाइल क्रिएट हो गई और उस फाइल के अंदर अगर मैं डेटा को चेक करूं, तो डेटा को चेक करने के बाद उसके वो बता रहे हैं कि आपके पास अब टेस्टिंग डेटा इसके अंदर मौजूद है। तो आप यहाँ पे टेस्टिंग भी लिख सकते हैं। टेस्टिंग अगर आप ना चाहें तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई ए के अंदर मेरी मिसाल के तौर पे 23 जो है ना सेव है, या फिर 23 के अलावा आपने कोई यूजर से नाम लिया है और उसका नाम आप सेव करवाना चाह रहे हैं यूजर का, या फिर यूजर का पासवर्ड है वो ए में आ गया। अब ए में आपका पासवर्ड का नाम आ गया। अब यहाँ पे आप टेस्टिंग की जगह क्या पास कर देंगे, आप ए पास कर देंगे। आप इसको रन करेंगे, दोबारा अपनी फाइल पे आएंगे डेटाबेस में, उसको रिफ्रेश करेंगे। उस फाइल के अंदर आपका पासवर्ड जो भी डेटा आप पास कर रहे होंगे वो वहाँ पे जाके सेव हो जाएगा।
तो हमने दो ऑप्शंस को देखे, रीड राइट, और अब हम अपेंड को देखते हैं। मैं इसी फाइल को कॉपी करता हूँ। इस फाइल को कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने इस कोड को लिख दिया। अब हम देख रहे हैं अपेंड मोड को मैंने W की जगह A कर दिया। A करने के बाद अपेंड मोड से क्या होगा, अपेंड मोड से ये होगा, हमने लिस्ट में भी सीखा था कि हमारे डेटा के अंदर अगर कोई लिस्ट मौजूद है, मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना रहा हूँ 1 2 3 4, सही। अब अगर मैं इस पे अपेंड का फंक्शन इस्तेमाल करता हूँ तो हमारे पास क्या होता है, मैं लिखता हूँ कि भाई अपेंड 5, तो इस लिस्ट में हमारे पास 4 के बाद 5 ऐड हो जाएगा, सही। अपेंड का फंक्शन क्या करता है, लिस्ट के अंदर के 4 के बाद 5 को ऐड कर देता है। इसी तरीके से हमारे फाइलिंग में वो क्या करेगा, वो हमारे पास अजहर लिखा हुआ है ना, अब मैं अजहर के साथ यहाँ पे एक अपेंड का फंक्शन इस्तेमाल कर रहा हूँ और यहाँ पे पास कर रहा हूँ कि भाई खान। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो अपेंड का फंक्शन क्या करेगा, हम इसको दोबारा रन करते हैं, वो हमारे पास जो पहले से डेटा मौजूद होगा ना उसको रिमूव नहीं करेगा, उसके आगे से ही हमारे डेटा को राइट करना शुरू कर देगा। जबकि हम अगर रीड और राइट के फंक्शन को देखें तो वो हमारे पास डेटा 0 मीटर कर देते हैं, मीन्स कि जो हमारे पास पहला डेटा मौजूद था उसको उड़ा देते थे और अपने नए डेटा को हमें दिखा रहे होते थे। तो हमने तीनों के तीनों मोड सीखे। कोई सवाल हो तो आप सवाल कर सकते हैं। अब अपेंड रीड राइट का फंक्शन देखने के बाद हमने देखा राइट का, राइट, रीड एंड अपेंड। इसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर इसमें हमारे पास कोई फाइल मौजूद नहीं होगी तो क्रिएट हो जाएगी। रीड को हमने देखा, R से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और अपेंड को देखा, इसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। अब रीड और राइट के हमारे पास एक मॉडिफाइड एडवांस वर्जन भी मौजूद है। वो मौजूद क्या है, मैं लिख रहा हूँ राइट और एडवांस वर्जन हम देख रहे हैं राइट का। राइट का एडवांस वर्जन क्या है, W+। जैसे यह किसी भी मोड के साथ प्लस आ जाए तो उसका मतलब है कि वो एडवांस वर्जन है। इसकी भी हम कोडिंग देखते हैं। ये आ गया रीड प्लस। हम इसी कोड को लाते हैं उठा के यहाँ पे। अब अपेंड था, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रीड प्लस का फंक्शन जो है वो कॉल कर रहा हूँ। और रीड प्लस के फंक्शन से क्या होगा कि इस फाइल के अंदर जो भी होगा वो हमें डेटा रीड भी करेगा। अब हमने यहाँ पे देखा कि रीड का फंक्शन सिर्फ रीड कर सकता है डेटा, लेकिन रीड प्लस के फंक्शन में हमारे पास क्या होगा कि वो रीड करने के साथ साथ राइट भी कर सकता है। अगर मैं इस फाइल को रन करूं तो मेरे पास इस सुमैया नाम के फाइल में खान जो है ना वो अपना राइट हो जाना चाहिए। दोबारा देखें, इस बात को नोट करें कि ये जो दोनों मॉडिफाइड वर्जन हैं ये रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। ये वाला फंक्शन रीड भी कर सकता है, ये राइट भी कर सकता है। इन दोनों में फिर फर्क क्या है, फर्क यह है कि राइट वाला फंक्शन अगर फाइल मौजूद होगी तो उसमें ही कर देगा, और अगर मौजूद नहीं होगी तो न्यू फाइल क्रिएट कर देगा। अभी हमने यहाँ पे देखा ना कि न्यू सुमैया के नाम से फाइल मौजूद नहीं थी, उसने क्रिएट कर दी। तो राइट के फंक्शन में ये होगा। रीड के फंक्शन में क्या होगा, ये भी हमारी फाइल को रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, लेकिन अगर फाइल मौजूद नहीं होगी ना तो हमें क्या करेगा, एरर दे देगा। उसकी एग्जांपल देखते हैं हम। मैंने ये वाला रीड प्लस का मॉडिफाइड वर्जन इस्तेमाल किया। मैंने लिखा कि भाई मोहम्मद अजहर इज लाइव। इसको मैंने रन किया, मेरे पास कोड रन हो गया। इस फाइल में आता हूँ, इस फाइल को मैंने रिफ्रेश किया, मेरे पास क्या लिखा हुआ आ गया, मोहम्मद अजहर इज लाइव। और इसी फाइल को मैं क्या करता हूँ, राइट करने के बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फाइल डॉट रीड। और रीड कराने के बाद उसको किसी न किसी वेरिएबल में डालना पड़ेगा। मैं ए वेरिएबल में डाल रहा हूँ। ए वेरिएबल में डालने के बाद मैं उसको प्रिंट करवा रहा हूँ, किसको, ए को।
मैं रन कर रहा हूँ, मेरे पास कोई आउटपुट नहीं आ रहा, जबकि मेरे पास कोई एरर भी नहीं आ रहा। मैं दोबारा फाइल में जाता हूँ, मैं फाइल को रीड करता हूँ और देखता हूँ कि यार फाइल खाली तो नहीं है, नहीं यहाँ पे फाइल मेरे पास मौजूद है और फाइल में मोहम्मद अजहर लाइव लिखा हुआ भी है। तो फिर ये मुझे प्रिंट क्यों नहीं करवा रहा? प्रिंट इसलिए नहीं करवा रहा, अगर हम टेक्निकलिटीज को देखें तो हमारा सबसे पहले ये वाला फंक्शन चला। जैसे ये फंक्शन चला तो उसने क्या किया, इस फाइल को कॉल किया। इस फाइल को कॉल करने के बाद पहले से जो डेटा मौजूद था उसको ओवरराइट कर दिया, क्योंकि हम अपेंड नहीं करा रहे। अपेंड नहीं करा रहे तो हम राइट करवा रहे हैं, राइट करवा रहे हैं तो पहले से मौजूद डेटा डिलीट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा और न्यू डेटा उसके पास आ जाएगा। अब मोहम्मद अजहर लाइव इसने लिख दिया, मतलब हमारा प्रोग्राम चला, यहाँ से आया, यहाँ तक आ गया। अब हमारा यहाँ पे कर्सर मौजूद है, सही। अब हमारा कर्सर यहाँ पे मौजूद है। अब हमारा ये वाला प्रोग्राम चला। अब जैसे ही हमारी ये वाली लाइन चली ना, तो फिर ये कर्सर इस लाइन के बाद सारी चीजों को रीड करेगा। अब उसको इस, क्योंकि यहाँ पे मौजूद है, इसके बाद कोई डेटा मिलेगा ही नहीं। अब इसको कोई डेटा मिला नहीं तो फिर उसने क्या किया, खाली हमारे पास आउटपुट रिटर्न करवा दिया। अब हम चाह रहे हैं कि भाई हमें खाली आउटपुट रिटर्न नहीं कराओ, आप पूरी फाइल को जीरो से रिटर्न करा के उसका आउटपुट दिखाओ। तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हम लिखेंगे फाइल डॉट सीक और उसके अंदर जीरो पास कर देंगे। जीरो से मुराद क्या है कि जीरो इंडेक्स पे चले जाओ। दोबारा मैं इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ। वो ये है कि हमारा सबसे पहले राइट का फंक्शन चला। राइट उसने सबसे पहले पहला करेक्टर राइट किया, ठक 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 सारा राइट करवा के वो यहाँ पे आ गया हमारा कर्सर। इस कर्सर के बाद हम बोल रहे हैं कि भाई अब रीड करो। तो क्योंकि हमारा कर्सर यहाँ पे खड़ा है, उसको कोई डेटा नहीं मिलेगा, उसको कोई डेटा नहीं मिला तो उसने खाली हमें जो है ना आउटपुट दे दिया। हम चाह रहे हैं कि हमारा आउटपुट यहाँ से आए, तो हम सीक फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। सीक फंक्शन हमारे पास क्या करेगा, सीक फंक्शन हमारा कर्सर उठा के यहाँ से, यहाँ पे हमारे पास एक कर्सर था, एक कर्सर उठा के यहाँ पे ले आएगा जीरो पे। इसको अब हम रन करते हैं अपने कोड को और आउटपुट देखते हैं कि क्या हमारे पास आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा। इसको रन कर रहा हूँ मैं, आउटपुट क्यों नहीं आ रहा। फाइल एक मिनट, ए इज इक्वल्स टू, जीरो आ गया क्या? वही है कर्स अपना फाइल डॉट सीक जीरो। ए ए ए अच्छा, सीक को मैंने जो है ना इस वेरिएबल के बाद इस्तेमाल कर लिया, तो सीक को आप क्या करेंगे, आप सीक को पहले इस्तेमाल करेंगे। सीक का मतलब है कि भाई आप, मैंने जैसे अभी समझाया ना आपके, यहाँ पे हमारा कर्सर आ गया। ये देखें हमारा जो है ना, ये सबसे पहले राइट का फंक्शन चला। राइट का फंक्शन चला, उसने राइट करा फाइल में। वो राइट करते करते लीफ के ई पे आ गया, लीफ के ई के बाद यहाँ पे आके खड़ा हो गया। अब देखें बिलिंग कर रहा है मेरा कर्सर, यहाँ पे खड़ा हुआ है कर्सर। अब यहाँ पे खड़ा हुआ है, फिर मैं ये वाला फंक्शन चला रहा हूँ। अब जब मैं ये फंक्शन चला रहा हूँ ना, तो इसको अपने बाद कोई चीज मिल नहीं रही। जैसे ही मैं सीक फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा तो सीक फंक्शन क्या करेगा, सीक फंक्शन हमारे पास, हमारा ये जो कर्सर आखिरी इंडेक्स पर खड़ा है ना, ये हमारा इस इंडेक्स से हमारे शुरू के इंडेक्स पे ले आएगा। मैं बोल रहा हूँ कि भाई जीरो से रीड करने लग जाओ। तो जीरो इंडेक्स हमारा ये है, हमने सीखा है कि 0 1 2 3 4 5 6 7, सही। तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई दोबारा आप जीरो इंडेक्स पे चले जाओ, उसके बाद ये ऑपरेशन परफॉर्म करो। तो अब जब हमारे पास ये वाली कमांड रन होगी ना, तो ये वाली कमांड क्या करेगी, वो ये करेगी कि हमारी फाइल को रीड करेगी। अब क्योंकि वो जीरो इंडेक्स पे खड़ी है तो वो यहाँ से रीड करेगी, यहाँ से रीड करेगी तो फिर वो हमें सारा आउटपुट इस ए के वेरिएबल में सेव करवा देगी। ए के वेरिएबल में सेव करवाने के बाद हम उस आउटपुट को बिल्कुल देख सकते हैं। तो ये तो हमारे पास जो है ना रीड एडवांस वर्जन हो गया इसका, हमने देख लिया आर प्लस का एडवांस वर्जन। अगर मैं यहाँ पे सुमैया 1 कर दूं और अपना जो है ना कोड रन करूं तो मेरे पास एरर आ रहा है। वो बोल रहा है कि भाई सुमैया 1 के नाम से कोई फाइल ही मौजूद नहीं है।
तो हम इसी कोड को डिफरेंस देखने के लिए W प्लस मोड में चलाते हैं। मैंने W प्लस मोड में चलाया और मैं यहाँ पे एक ऐसी फाइल बना रहा हूँ जिसका कोई जो है वो हमारे पास डेटा ही मौजूद नहीं है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि भाई हुसैन, मैंने मैंने यहाँ लिखा हुसैन, उसको रन किया। मैं पहले आपको दिखा दूं कि मेरे पास हुसैन नाम की कोई भी फाइल मौजूद नहीं है। मैं इसको रन कर रहा हूँ। रन करने के बाद मेरे पास कोड चल गया, मेरे पास एरर भी नहीं आया। और अगर मैं अपनी डायरेक्टरी में जाके देखूं तो हुसैन नाम की एक न्यू फाइल क्रिएट हो गई है और उसके अंदर वही डेटा मौजूद है जो मैंने पास किया है। तो इस तरीके से डेटा फाइल्स भी हमने सीख लिए। डेटा फाइल्स के बाद हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है मॉड्यूल्स का। अब फर्ज कर लें कि ये आपकी कोडिंग है और ये कोडिंग आपकी जो है ना बढ़ती जा रही है, बहुत बड़ी हो गई है आपकी कोडिंग ना। आपने उसमें मुख्तलिफ फंक्शंस बनाए हैं, मुख्तलिफ जो है वो फंक्शनैलिटीज को डाला है। लेकिन उन फंक्शनैलिटीज में से कुछ डेटा जो है, कुछ फंक्शंस आपके साइलेंट पड़े हुए हैं, वो इस्तेमाल नहीं हो रहे। सबसे पहले मैं जो है, 1 मिनट रुके, अटेंडेंस जो सेव कर लूँ अपने पास। तो हम क्या बात कर रहे थे कि हमारे पास एक फाइल मौजूद है और उसके अंदर मुख्तलिफ जो है डेटा मौजूद है। अब डेटा में हमने मुख्तलिफ फंक्शंस बनाए हुए हैं। मिसाल के तौर पे एक मैंने फंक्शन बनाया हुआ है ऐड का। ऐड का फंक्शन हमारे पास क्या रिटर्न कर रहा है? ऐड का फंक्शन हमारे पास जो दो नंबर हम उसको दे रहे हैं, उन दोनों का हमारे पास एडिशन रिटर्न कर रहा है। हमें यहाँ पे देना भी पड़ेगा क्योंकि हम कोई ना कोई वेरिएबल पे वर्क कर रहे हैं। और एक और फंक्शन बना रहा हूँ मैं, डेफ मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई का फंक्शन हमारे पास दो वेरिएबल्स की मल्टीप्लिकेशन को रिटर्न करेगा। ए मल्टीप्लाई बाय बी। उसके बाद तीसरा फंक्शन हम बना देते हैं जो हमारे पास दो वैल्यूज की सब्ट्रैक्शन को रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं रिटर्न ए माइनस बी। सही। इनको अगर मैं रन कर दूं, मेरे पास फंक्शंस हैं। अब फर्ज कर लें कि इस तरीके के हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस मौजूद हैं, 10,000 फंक्शन मौजूद हैं या फिर 100 फंक्शंस मौजूद हैं और वो हमारे कोड में इस्तेमाल नहीं हो रहे। और इसको मैं समझ लें कॉपी पेस्ट करता रहूं अगर, तो हमारा कोड जो है ना वो कॉम्प्लेक्स हो रहा है और हमें समझ नहीं आ रहा कि हमारा बेसिकली जो टारगेट है, जो हम जिस पे काम करना चाह रहे हैं वो क्या है। तो सबसे पहले तो मैं इन फंक्शंस को यहाँ पे रिटर्न करवा के दिखाता हूँ आपको। अगर मैं ऐड फंक्शन चलाना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा? मैं चाह रहा हूँ कि भाई दो फंक्शंस पे एडिशन हो जाए। तो हम फंक्शंस को जब भी कॉल करते हैं तो हम इस तरीके से करते हैं ना कि फंक्शन का नाम देते हैं और उसके अंदर वैल्यूज को पास कर देते हैं। जैसे ऐड फंक्शन रन करूंगा तो मेरे पास दो वैल्यूज की एडिशन जो है वो रिटर्न हो जाएगी। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ऐड के पास मैं मल्टीप्लिकेशन करना चाह रहा हूँ, तो मैं मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन लिखूंगा और उसके अंदर दो वैल्यूज को जो है पास कर दूंगा, तो मेरे पास मल्टीप्लिकेशन जो है वो रिटर्न हो जाएगी। इसके साथ साथ सब्ट्रैक्शन का फंक्शन भी चला लेते हैं। उसके बाद मॉड्यूल्स के ऊपर हम जाते हैं जो हम सीखना चाह रहे हैं। तो 2 में से 3 माइनस होंगे तो -1। ये तीनों फंक्शन हमने चला लिए। अब हम चाह रहे हैं कि हम इसको मॉड्यूल्स बना दें। मीन्स के हम, ये हमारे साइलेंट फंक्शंस हैं, इसको हम इस्तेमाल नहीं कर रहे अपने कोड के अंदर। जब हम इसको इस्तेमाल करें, जब भी ये हमारे पास आए तो हम क्या करेंगे? हम अपने पाइथन में आएंगे, उसी डायरेक्टरी में एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। मॉड्यूल्स को इस बात का आपने याद रखना है कि मॉड्यूल्स हमारे पास एक अलग फाइल्स होती हैं जिसमें हमारे पास फंक्शंस क्लासेस सेव होती हैं। फंक्शन क्लासेस सेव होती हैं इसलिए कि हमारा जो कोड है वो हमें मेन मेन काम नजर आ रहा हो। मिसाल के तौर पे मैं फ्रंट एंड बना रहा हूँ, फ्रंट एंड का डेटा मेरे पास जो है ना स्क्रीन पे नजर आ रहा हो, उसमें जो फंक्शंस इस्तेमाल हो रहे हैं बड़े बड़े, उसकी जो कैलकुलेशंस है वो किसी और फाइल में मौजूद हो।
इस बात को मैं और जो है ना सेटिस्फाई करता हूँ आपको। सबसे पहले मैंने ये 3 फंक्शंस बनाए थे, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको मॉड्यूल बना दूं। मॉड्यूल बनाने के लिए आप एक अलग से फाइल बनाएंगे और उस फाइल की एक्सटेंशन क्या होगी, मैथ मॉड्यूल, मैंने इसको नाम दे दिया डॉट पी वाई। जब भी आप कोई मॉड्यूल बनाएंगे तो उसकी एक्सटेंशन देंगे पी वाई। सही, पी वाई मीन्स पाइथन की फाइल है ये। और ये नाम आप कोई भी दे सकते हैं जो आपको याद हो, जो जिसको आप जो है दोबारा रिटर्न कर सकें। तो मैं यहाँ पे इसको मैथ मॉड्यूल दे रहा हूँ, मैं इसको मैथ 1 भी दे सकता हूँ और उसको मैं सेव करवा सकता हूँ। अभी मैंने एक फाइल अपनी सेव करवा दी मैथ 1 के नाम से, जिसके अंदर ये फंक्शंस मौजूद हैं। अब इन फंक्शंस को मैं इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ अपने कोड के अंदर। मिसाल, अब ये मेरे पास न्यूली समझ लें मेरे पास फाइल है और उसके अंदर मेरे पास कोई भी डेटा अब मौजूद नहीं है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपना फंक्शन इस्तेमाल करूँ जो मैंने अपने मॉड्यूल में सेव करवाया। तो मैं सबसे पहले तो इसको लोड करके दिखा देता हूँ कि मेरे फाइल के अंदर जो है वो क्या क्या मौजूद है। मैं परसेंट लोड और मैथ 1 अपनी फाइल का नाम दूंगा डॉट पी वाई और उसको रन कर दूंगा। मैं जैसे ही रन करूंगा मेरी जो मैथ 1 की फाइल है वो लोड हो गई। आप देख रहे हैं मैंने जैसे इसको रन किया ये ऑटोमेटिकली कमिट हो गया। मैंने इसको कमिट नहीं किया। दोबारा अगर इसको चलाऊं, मैं लोड मैथ 1 डॉट पी वाई करूंगा, जैसे ये लोड हो जाएगी फाइल तो ये कमेंट हो जाएगी। अब ये मेरे पास कमिट हो गई। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई इंपोर्ट करो, मैं ये भी कर सकता हूँ इंपोर्ट मैथ 1 एस एम। अब यहाँ पे समझे आप, मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ मैथ 1 को। मैथ 1 क्या है, मैथ 1 मेरे पास मॉड्यूल है जिसके अंदर मैंने फंक्शंस को सेव किया हुआ है। मैं सिर्फ फंक्शंस को सेव नहीं कर सकता, मैं इसके अंदर जो है अपने क्लासेस को भी सेव कर सकता हूँ, मैं और मजीद डेटा इसके अंदर सेव कर सकता हूँ। अब क्योंकि मुझे उस फाइल को रीड करना है, उसके अंदर के फंक्शंस को इस्तेमाल करना है, तो मैं इंपोर्ट लिखूंगा। इंपोर्ट क्या करो, मैथ 1 को इंपोर्ट करो। और किस नाम से इंपोर्ट करो, एम के नाम से इंपोर्ट करो। मैं अगर ये करूं तो इस तरीके से भी मेरे पास फाइल इंपोर्ट हो जाएगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये लिखना पड़ेगा उस फाइल का नाम, उस लाइब्रेरी का नाम, उस मॉड्यूल का नाम जो आप इंपोर्ट करवा रहे हैं। उसके बाद डॉट लिखेंगे, टैब दबाएंगे। अब इसके अंदर क्या क्या फंक्शंस मौजूद है हमारे पास, में ऐड का फंक्शन मौजूद है, मैं ऐड लिखूंगा। ऐड लिखने के बाद 2 वैल्यूज को पास करूंगा इसके अंदर, 2 और 3। तो ऐड हमारे पास है नहीं इसके अंदर, क्या इसको रन करते हैं दोबारा। ये 0 मीटर क्यों हो गई, दोबारा वैल्यू डाल देते हैं। सेव करवा दिया, लोड करवाया है। मैं अपने कर्नल को रिस्टार्ट करता हूँ, दोबारा कर्नल एरर दे रहा है। कर्नल मेरा लोड हो गया। लोड होने से मुझे कैसे पता चला कि ये लोड हो गया, जैसे ये लोड हुआ ये कमेंट हो गया और उसने आउटपुट मुझे दे दिया जो मेरे उसके अंदर मौजूद है पाइथन के कोड के अंदर। मैं ये कोड मैंने ये क्यों चलाया, मैंने कोड ये इसलिए चलाया कि देख सकूं कि इसके अंदर क्या क्या डेटा मौजूद है। लेकिन जब आप रियल वर्ल्ड में काम कर रहे होंगे तो ये वाली लाइन नहीं चलाएंगे, क्योंकि आप कोड को छुपाना चाह रहे हैं। इस कोड से सिर्फ हमें पता चलेगा कि उसके अंदर हमारे पास क्या डेटा मौजूद है। तो इम्पोर्ट मैथ 1 एस, इम्पोर्ट मैंने मैथ किया, उसके बाद उसके फंक्शन को चलाया, उसका आउटपुट मेरे पास आ रहा है। उसको दोबारा देखते हैं, हमारे पास एरर अभी पाइथन की वजह से पता नहीं क्यों आ रहा है। इसको मैं दोबारा रन कर रहा हूँ तो ये मेरे पास कोड रन हो गया। रन होने के बाद ये मैंने फाइल का नाम लिखा, डॉट लिखा, टैब लिखा। अभी देखें जैसे ही मैंने टैब लिखा, टैब का बटन दबाया तो मुझे वो तमाम फंक्शंस को दिखा रहा है जो कि इस फाइल के अंदर मौजूद हैं। अभी हमने कौन कौन से एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ये 3 फंक्शन सेव किए थे ना, तो ये 3 फंक्शंस हमारे पास यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन के फंक्शन को सिलेक्ट करता हूँ और मुझे याद है कि इसके अंदर क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो मैं 2 वैल्यूज को पास करूंगा। 2 वैल्यूज पास करने के बाद मेरे पास 6 रिटर्न हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि भाई इसके अंदर जो है, इस मॉड्यूल के अंदर, इस लाइब्रेरी के अंदर और क्या है। तो मैं दोबारा वो फंक्शन अपना नाम लिखूंगा जो मैंने इंपोर्ट करवाया है। उसके बाद टैब का बटन दबाऊंगा। जैसे ही टैब का बटन दबाऊंगा मजीद मेरे पास फंक्शंस नजर आ रहे होंगे। मैं सब्ट्रैक्ट के फंक्शन को इस्तेमाल करता हूँ।
सबट्रैक्ट के फंक्शन के अंदर भी हम दो वैल्यूज को पास कर रहे हैं, तो मैं 5 पास कर देता हूँ और 4 पास कर देता हूँ, रन करूंगा, मेरे पास 1 रिटर्न हो जाएगा। मैंने यहाँ पे एक और चीज इस्तेमाल की है, import math1sm। तो इससे हमारे पास क्या होगा, इससे हमारे पास ये होगा कि मैं बोल रहा हूँ कि इस फाइल को आप रीड तो करो, लेकिन रीड करने के बाद इस फाइल को क्या नाम दे दो, एम नाम दे दो, क्योंकि आपके पास मुख्तलिफ फाइल्स मौजूद होंगी और उन मुख्तलिफ फाइल्स के मुख्तलिफ मुख्तलिफ नाम्स होंगे और वो बड़े बड़े नाम भी हो सकते हैं। सही, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं math1 के नाम से इसको इस्तेमाल नहीं करूँ, मैं चाह रहा हूँ कि इस नाम को रिप्लेस करके कोडिंग के अंदर इसको एम कर दूं, जो कि मेरे लिए आसानी का बायस होगा। तो मैं एम डॉट करूंगा, उसके बाद टैप करूंगा, तो मेरे पास तमाम फंक्शंस अब देखें वो दिखा रहा है जो कि मैथ 1 के अंदर मौजूद है। मल्टीप्लिकेशन करना चाहता हूँ, मैं मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ, और बेसिकली मेरे फंक्शंस जो हैं वो अब मॉड्यूल की मदद से रन हो रहे हैं। तो मॉड्यूल को क्रिएट करने का फायदा क्या है, मॉड्यूल को क्रिएट करने का फायदा ये है कि आपके मेन प्रोग्राम को, जो कि आप जो आपका डिजायर्ड वर्क है, उसको छोटा कर देता है और उसको आसान कर देता है, उसको रीड करने में आपको जो है वो आसानी होती है। उसके साथ साथ कोई दूसरा बंदा अगर आपकी कोडिंग को देखे तो वो इस बात को समझ सकता है कि आप एक प्रोफेशनल कोडर हैं जो कि चीज़ों को लेके चल रहे हैं। इस तरीके से हमारा मॉड्यूल्स भी जो है वो डन हो गया है। सुमैया ने एक सवाल किया है कि टाइप मार्कडाउन एंड LA2 ये क्या है। ये सुमैया कुछ भी नहीं है, ये हमारे पास जब ये कुछ भी नहीं है हमारे पास असल में। ये देखिए मैं रन करूंगा, इस पे मेरे पास एरर आएगा। ये हमारे पास एरर उस वक्त आता है जब हम मार्कडाउन क्रिएट कर रहे होते हैं। मैंने ये मार्कडाउन यहाँ पे देखें, ये मेरे पास खाली सेल है, इसको मैं कट कर देता हूँ, ये मेरे पास खाली सेल है और मैं चाह रहा हूँ कि ये मार्कडाउन बन जाए और इसको मैंने रन कर दिया। तो अगर मेरे पास इसमें कोई वैल्यू मौजूद नहीं होगी तो मेरे पास ये जो है ना रिटर्न हो जाएगा। जबकि अगर मैं इसके अंदर कोई वैल्यूज दे दूं, मैं चाह रहा हूँ कि अजहर, और उसको मैं मार्कडाउन बना रहा हूँ। मार्कडाउन से मुराद क्या है, मार्कडाउन से ये मुराद है जो मैं वैल्यू यहाँ पे इस सेल के अंदर दूं वो एज इट इज जो है ना आ जाए, उसके अंदर कोई चेंजेस ना हो। लेकिन अगर मैं खाली सेल के ऊपर मार्कडाउन चलाऊंगा तो मेरे पास जो है वो इस तरीके का आउटपुट आ रहा होगा। आउटपुट क्या है, इसके पीछे कोई फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है जो कि बता रहा है कि इस वैल्यू को आपने एज इट इज रखना है। अब क्योंकि खाली चीज रिटर्न हो रही है तो वो आप ये समझ लें कि नन हमें जो है वो रिटर्न कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि भाई मैं यहाँ पे डेटा टाइप्स का जिक्र कर रहा हूँ, मॉड्यूल्स का जिक्र कर रहा हूँ, तो मैं मॉड्यूल लिखूंगा और अपनी पाइथन की नोटबुक को बेहतर करने के लिए मैं चाहता हूँ कि अब इसकी हेडिंग बन जाए। तो जुपिटर नोटबुक में हेडिंग किस तरीके से बनाएंगे, मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ से हेडिंग को सिलेक्ट करूंगा। हेडिंग को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको ओके करके इसको रन कर दूंगा, CTRL यहाँ से रन, या फिर शिफ्ट इंटर, तो मेरे पास ये हेडिंग 1 बन गई। मैं चाह रहा हूँ कि भाई इससे छोटी हेडिंग 2 में बनाना चाह रहा हूँ, तो हेडिंग 2 में किस तरीके से बनाऊंगा, मैं हेडिंग 2 लिख के मैं इसको हेडिंग 2 बनाना चाह रहा हूँ। मैं दोबारा हेडिंग पे आऊंगा, हेडिंग को सिलेक्ट करूंगा। अभी मुझे बता रहे हैं कि आप अगर लेवल 2 की हेडिंग बनाना चाह रहे हैं तो आप डबल हैश का इस्तेमाल करें। तो ये हेडिंग 1 हो गई, ये हेडिंग 2 इससे छोटी हो गई, हेडिंग 3 और छोटी, 4 5 6 30, इस तरीके से। तो बेसिकली ये आउटपुट जो आपको नजर आ रहा है वो ये था। कोई सवाल आपका इससे रिलेटेड। तो हमने क्लासेस भी सीख ली, मॉड्यूल्स भी सीख लिए, डेटा फाइल्स भी सीख ली, और डेटा फाइल्स के साथ साथ हमारे पास पाइथन में जो डेटा है हमने अभी देखा उसको रीड किस तरीके से कर सकते हैं और उसको राइट किस तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है विद ओपन का। तो इसी तरीके से पाइथन में जब आप मुख्तलिफ बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे होते हैं तो आपके पास जो डेटा मौजूद होता है वो CSV फाइल की सूरत में मौजूद होता है, वो TXT फाइल में मौजूद नहीं होता। CSV फाइल क्या है, CSV फाइल हमारे पास एक्सेल की फाइल होती है। बेसिकली मैं अगर यहाँ पे अपने पास एक्सेल खोलूँ, जब तक मेरे पास एक्सेल खुल रहा है मैं आपको उसको
ये देखें एक्सेल मेरे पास खुल गया। एक्सेल खोलने के बाद मैं एक ब्लैंक न्यू एक्सेल खोल रहा हूँ और उसके बाद उसके अंदर कुछ वैल्यू दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे अभी हमने कार की एग्जांपल ली थी तो मैं लिख देता हूँ मेक। मेक के बाद हम दूसरे कॉलम में दे देते हैं मॉडल और तीसरे मॉडल में दे देते हैं ईयर। सही। अब ये हमारे पास कॉलम आ गए। अब कोई ना कोई मेक होगा हमारे पास। हमने बोल दिया होंडा। होंडा, अच्छा मेक होंडा आ गया। मॉडल हमारे पास कौन सा है ये हमारे पास 2020 का मॉडल है। और ईयर की जगह मैं दे देता हूँ कलर। वही कलर इसका जो है वो ब्लैक है हमारे पास। एक और दे देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं कि भाई टेस्ला। टेस्ला का मॉडल हमारे पास ये 2019 का है और इसका कलर हमारे पास वाइट है। तीसरी हम दे रहे हैं सुजुकी और सुजुकी हमारे पास 2022 का मॉडल है। उसका कलर हमारे पास है ब्लैक, वाइट और रेड। सही। अब ये मेरा डेटा मौजूद है CSV फाइल में। अब इस डेटा को मुझे पाइथन के अंदर लाना है और उसके ऊपर जो है ना अपनी वर्किंग या फिर जो भी ऑपरेशंस हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वो परफॉर्म करने हैं। या फिर हमें मॉडल्स की एवरेज चाहिए या फिर हमें अपने पाइथन में जो है ना इस तरीके से आउटपुट चाहिए। इस तरीके से कि हम यहाँ पे कि भाई द कार कलर इज रेड एंड हिज मेक नेम इज टेस्ला, कार मॉडल इज 2020। मतलब आउटपुट जो है हमारे डेटा का अच्छा सा लिखा हुआ आ रहा हो। मतलब जब कोई यूजर देखे तो वो ये देख के समझेगा नहीं चीजों को, उसको स्पेसिफिकली उसका आउटपुट नजर आ रहा हो इस तरीके से। तो हम इस एक्सेल के फाइल को क्या करेंगे, इस एक्सेल के फाइल को यहाँ पे फाइल के सेक्शन में आएंगे। फाइल के सेक्शन में आने के बाद सेव एज के ऑप्शन पे आएंगे। सेव एज के ऑप्शन से क्या करेंगे, इसको कहीं ना कहीं सेव करवाएंगे। तो मैं इसको कहाँ सेव करवाता हूँ, मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ। डेस्कटॉप पे मेरे पास एक फोल्डर मौजूद है। मैं डेस्कटॉप पे नहीं आता हूँ, मैं ब्राउज करता हूँ जहाँ पे हम अभी काम कर रहे हैं। मैं कहीं पे भी इसको सेव करवा लेता हूँ बेसिकली। मैं इस फोल्डर में आ गया हूँ, आप किसी भी फोल्डर में आ सकते हैं। और उस फोल्डर पे आने के बाद यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ रहा होगा सेव एज टाइप, कि भाई आप किस टाइप में इस फाइल को जो है वो सेव करवाना चाह रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई इसको CSV फॉर्मेट में सेव करो। CSV फॉर्मेट को अभी हम देखते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि CSV फाइल बनाई किस तरीके से जाती है। आपको तो CSV फाइल बनी बनाई मिलेगी, लेकिन अगर आपको एक्सेल का डेटा दे दिया जाए और आपको बोला जाए कि आप इसको भाई CSV में जो है ना वो कन्वर्ट करें, तो जो प्रोसेस है वो इस तरीके से है कि आप यहाँ से सबसे पहले टाइप सेलेक्ट करेंगे। टाइप सेलेक्ट करने के बाद उसको कोई ना कोई नाम देंगे जो आपको याद हो। तो मैं यहाँ दे देता हूँ कार डेटा। कार डेटा देने के बाद मैं यहाँ पे करूँगा सेव के बटन पे क्लिक और ये मेरे पास वो फाइल सेव हो गई है। अब मैं उस फोल्डर में जाता हूँ और उस फोल्डर में जाने के बाद देखता हूँ कि क्या मेरे पास कोई फाइल सेव हुई है। दोबारा आते हैं, टेक्सचर फोल्डर में आते हैं। अब यहाँ पे आप देखें मेरे पास कार डेटा के नाम से एक फाइल मौजूद है जिसकी एक्सटेंशन क्या है, CSV। अगर इसको मैं नोट पैड में ओपन करूं, ओपन विद, चूज अनदर ऐप, मैं वर्ड पैड में ओपन कर लेता हूँ उसको। जैसे ही मैंने इस फाइल को ओपन किया तो अच्छा एक सेकंड रुके। ओपन विद, यहाँ पर नोटपैड आ गया, इससे मैं खोल रहा हूँ उसको। ये फाइल मैं अब रीड कर रहा हूँ। अब मैंने इस फाइल को रीड किया जो कि एक्सेल की फाइल से मैंने CSV में कन्वर्ट किया था। अब आप देखें यहाँ पे मेक लिखा हुआ है, मेक के बाद एक कॉमा नजर आ रहा होगा आपको।
कॉमा लिखने के बाद मॉडल नजर आ रहा होगा, मॉडल के बाद फिर कॉमा, फिर कलर, फिर होंडा, फिर कॉमा, फिर जो हमने डेटा लिखा हुआ था एक्सेल की फाइल में वो हमें CSV फाइल में मिल तो रहा है, लेकिन कॉमा सेपरेटेड। वो कॉमा सेपरेटेड के बाद हमारे पास डेटा इस तरीके से नहीं है कि इस तरीके से मौजूद हो कि भाई मेक, मॉडल, कलर, फिर होंडा 2020 ब्लैक। नहीं, हर रो का डेटा अलग लाइन में मौजूद है और हर कॉलम का डेटा सेपरेटेड है कॉमा की मदद से। अभी हमने CSV फाइल को उसका ओवरव्यू लिया, अब हम देखते हैं। देखिए हमारे पास एक्सेल था, इसको भी मैं क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद हम अपनी स्लाइड्स पे आते हैं। और CSV का मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड फाइल्स। और अब कॉमा सेपरेटेड फाइल्स किस तरीके की होती हैं? वो इस तरीके की होती हैं जिसका हमने अभी आउटपुट देखा है कि ये हमारे पास कॉलम्स हैं, ये हमारे पास रोज हैं। अब हर रोज जो है हमारे पास न्यू लाइन में मौजूद है। सही। हमने अभी सिंपल्स फाइल्स को रीड किया, अब हम CSV फाइल्स को रीड करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम CSV को इंपोर्ट करेंगे। अब CSV देखें, हमने जैसे अभी मैथ डॉट पी को इंपोर्ट किया, इसको चलाया और हमने इसको सीखा कि ये एक मॉड्यूल है। इसी तरीके से अब आपके जहन में इस बात को बैठ जाना चाहिए कि जब भी आप किसी चीज को इंपोर्ट करेंगे वो कोई ना कोई मॉड्यूल होगा, वो कोई ना कोई ऐसा प्री डिफाइंड फंक्शन या फिर एक ऐसी क्लास है जो पाइथन ने बना के अपने सिस्टम में स्टोर कर दी है। सही। अब ये मैं जो है ना कोड चलाता हूँ और अपनी उस फाइल को रीड करवाता हूँ। अब यहाँ पे हम सीख रहे हैं कि CSV फाइल, इसको मैं हेडिंग बनाता हूँ। अब क्योंकि ये हमारे पास स्पेशल टाइप की डेटा टाइप है, तो स्पेशल टाइप की डेटा टाइप होने की वजह से हमें इसको अलग अलग तरीके से जो है ना वो लेके चलना पड़ेगा। अच्छा, ये हमारे जो है ना कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन क्योंकि ये आगे बड़ा ही इस्तेमाल होता है इसकी, मैं आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी दिखाता हूँ कि ये फंक्शन आप इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को किस तरीके से जो है ना आसान कर सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपको मार्केटिंग करनी है उसकी, तो देखें मैंने लिखा विद ओपन, मेरे पास तमाम टर्मिनोलॉजीज वही इस्तेमाल हो रही हैं। सिंपली कुछ चीजों को मैंने चेंज किया है, उसको मैं आपको समझाता हूँ कि फाइल नेम आ गया, फाइल नेम आने के बाद हम मोड दे रहे थे। अब क्योंकि इसमें कोई मोड नहीं दे रहे तो ऑटोमेटिकली वो रीड कर रहा होगा। उसके बाद न्यू लाइन मैंने क्यों दिया? न्यू लाइन इसलिए दिया कि भाई जब आप इस फाइल में से डेटा को रीड करो, मैं उस फाइल पे दोबारा आता हूँ, उस फाइल को खोलता हूँ। नोटपैड में मेरे पास जो है फाइल वो रीड हो गई है। रीड होने के बाद हम इसमें देख रहे हैं कि हर लाइन, हर अलग अलग लाइन में डेटा मौजूद है। अब क्योंकि हर अलग अलग लाइन में डेटा मौजूद है तो हम बोल रहे हैं कि आप रीड करो हर न्यू लाइन का डेटा, हर न्यू लाइन का डेटा रीड करो। उसके बाद यहाँ पे आ रहे हैं, हैंडलर पास कर रहे हैं। हैंडलर क्या कर रहा है, हम फिर एक टर्म यूज कर रहे हैं उस मॉड्यूल के अंदर। जो फंक्शन इस्तेमाल है वो है रीडर का फंक्शन। रीडर का फंक्शन क्या कर रहा है, हमारे पास तीन पैरामीटर्स ले रहा है। तीन पैरामीटर्स, सबसे पहले फाइल हैंडलर हैंडलर दे रहे हैं हम उसको कि भाई इस वाली फाइल पे आपने काम करना है। उसके बाद डेलीमीटर दे रहे हैं। अगर मैं ये चीज नहीं दूं इसको, तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट कौन से डेलीमीटर्स मौजूद हैं? हमारे पास बाय डिफॉल्ट डेलीमीटर्स मौजूद हैं कॉमा। सही। किसी भी दो लफ्ज को, किसी भी दो अल्फाबेट्स को, किसी भी दो करेक्टर्स को, किसी भी दो करेक्टर्स को दरमियान में कोई चीज होती है, मिसाल के तौर पे स्पेस है, तो इन दो करेक्टर्स को, इन दो स्पेस को एक डेलीमीटर जो है ना वो अलहदा कर रहा है। वो डेलीमीटर है स्पेस। अगर मैं कॉमा दे दूं ना तो इन दोनों के दरमियान में ये जो कॉमा इस्तेमाल हो रहा है इसको हम कहेंगे डेलीमीटर। तो अभी हमारे पास जो है वो कॉमा है, तो हम उसको बोल रहे हैं कि भाई कॉमा को आप रिप्लेस कर दो, और कॉमा का रिप्लेस करने के बाद उसको आप स्पेस में कन्वर्ट कर दो। स्पेस में कन्वर्ट करने के बाद आप उनको अलहदा अलहदा किस तरीके से करो, आप उनको अलहदा अलहदा अपना सिंपल पाइप सिंबल से करो। उसके बाद अब क्यों ना कि डेटा जो है वो मुख्तलिफ रोज और कॉलम्स में हमारे पास मौजूद है, तो फिर हम उसके ऊपर एक पाइथन का लूप लगा रहे हैं। हम लूप में क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली डेटा दे रहे हैं। अब डेटा एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट को हमें खोलना है, क्योंकि हमने जब यहाँ पे
printb। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रिंट किया तो हाँ वो बोल रहा है कि CSV रीडर ने आउटपुट आपको दे दिया है ऑब्जेक्ट का। अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, हमने यहाँ पे भी देखा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका आउटपुट किस तरीके से लेंगे, हमें आउटपुट डिफाइन करना पड़ता है कि भाई बी में से ऐड का फंक्शन उठा के लाओ और उसको प्रिंट करवाओ, तो हमें पता चल जाएगा कि कार मूव कर रही है या नहीं कर रही है। अगर ये मूव कार का फंक्शन हो, दोबारा आ जाते हैं ताकि आगे मसला ना हो। ये मेरे पास कार का फंक्शन है, मैंने कार का फंक्शन रन कर दिया, कार वन का फंक्शन भी रन कर दिया और इसको ctrl z यहाँ पे मैंने कार वन को रिटर्न किया तो मेरे पास कुछ नंबर्स आ रहे हैं ऑब्जेक्ट्स की सूरत में। लेकिन अब मुझे इसका एग्जैक्ट डेटा चाहिए तो मुझे इसको बताना पड़ेगा कि भाई आप कौन सा डेटा मुझे दो। मैं बोल रहा हूँ भाई स्टॉप फंक्शन मुझे चला के दो, तो स्टॉप फंक्शन का मुझे आउटपुट नजर आ रहा है। बेसिकली डेटा इसके अंदर मुख्तलिफ मौजूद है, अब उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है हमें। डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम उसको बता रहे हैं यहाँ पे कि किस तरीके से आप डेटा एक्सट्रैक्ट करो। अब वो डेटा एक्सट्रैक्ट यहाँ पे हो रहा है रो की सूरत में। फॉर रो इन डेटा, अब ये हर रो को पढ़ेगा, यहाँ से उठेगा। ये रो का सिंबल आपको पता है फॉर लूप किस तरीके से काम करता है। रो उठेगा, डेटा में आएगा और डेटा में देखेगा कि हर न्यू लाइन में, सही, हर न्यू लाइन में जो कि इस सिंबल से जो है ना डिफरेंस खा रही होगी, उसको उठाएगा, यहाँ पे लाएगा। यहाँ पे लाने के बाद हर रो को ज्वाइन करेगा। तो यहाँ पे हमने डेलीमीटर्स को हटाया था, यहाँ पे दोबारा डेलीमीटर्स को डाल दिया और लूप जब तक चलेगा जब तक इसको आखिरी सिंबल नहीं मिल जाएगा और ये हमें आउटपुट जो है वो फराहम कर देगा। अच्छा, ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा, अगर थोड़ा सा इसमें मसला है तो मतलब घबराने की बात नहीं है। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है ये आ जाएगा। बुक में इसके हमारे पास बेहतरीन एग्जांपल मौजूद है। आपको सिर्फ डेट रीड राइट और अपेंड का फंक्शन समझ आ गया ना, तो आप इसको प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। ये जो हमने अभी यहाँ पे फंक्शंस किए थे, ये वाले रीड राइट अपेंड। अब एक और चीज हमारे पास है जो कि हमें आज की क्लास में मुकम्मल करनी है। हमारे पास कितने मिनट बचे हैं? हमारे पास अपना 7 मिनट बचे हैं। हम 7 मिनट में कर लेंगे। एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि बिल्कुल जिशान ये मुश्किल है, लेकिन देखें कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। अब ये हमारे पास जो है, हम जिस बुक को फॉलो कर रहे हैं उस बुक में ये कॉन्सेप्ट था, तो मैंने बोला कि आपको सिखा दिया जाए। अब ये बुक के अगर हम टेबल ऑफ कंटेंट देखते हैं अभी क्लास के बाद, तो बेसिकली हम पूरी बुक पढ़ चुके हैं। सिर्फ इस ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन तमाम कॉन्सेप्ट हमने जो सीखे हैं अभी तक वो आसान थे। इसको मैं दोबारा क्लियर करता हूँ अपनी नेक्स्ट क्लास में, और ज़्यादा इसको क्लियर कर दूंगा आपको, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट भी जो है ना आगे मुस्तकबिल में मसला ना करे। हम एक चीज़ देखने जा रहे हैं एक्सेप्शंस की। एक्सेप्शंस क्या है, पाइथन में एक्सेप्शंस का क्यों इस्तेमाल हम करते हैं और इससे हमें क्या फ़ायदा होता है। अब देखें, आपने एक कोई ना कोई प्रोग्राम लिख दिया और आपने तमाम की तमाम जो है ना बेस्ट प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल किया कि जब आपका प्रोग्राम चले तो आपके पास कोई एरर ना आए। ठीक, कोई भी आपके पास एरर ना आए, लेकिन यूजर कोई इस तरीके की वैल्यूज आपके प्रोग्राम में एंटर कर देता है जो कि एरर का सबब बन जाती है। तो आप क्या करेंगे? तो आप उस एरर को हैंडल करने के लिए एक्सेप्शंस का इस्तेमाल करेंगे। आप हमारे पास 3 किस्म के एक्सेप्शंस हैं। एक है ट्राई, उसके बाद है एक्सेप्ट, उसके बाद तीसरी है एल्स एंड देन फाइनली। ये 4 एक्सेप्शंस हमारे पास हैं। एल्स तो हम सीख चुके हैं कि वो क्यों इस्तेमाल होती है। अब हम ट्राई को देखते हैं। मैं लिखता हूँ ट्राई, ट्राई के बाद मैं लिख रहा हूँ 5/0, उसके बाद एंटर कर रहा हूँ, उसके बाद एक्सेप्ट इस्तेमाल करता हूँ। एक्सेप्ट लिख रहा हूँ कि भाई प्रिंट एरर इज डिटेक्टेड। तीसरी में लिख रहा हूँ कि एल्स, एल्स में मैं लिख रहा हूँ कि प्रिंट एरर इज नॉट
डिटेक्टेड। मसला है यहाँ पे, मसला ये है। सही। अब ये 3 कमांड देखी है मैंने, फाइनली की कमांड भी देखते हैं हम। इसको मैंने रन किया, मुझे क्या बोल रहा है, एरर इज डिटेक्टेड। एरर क्यों डिटेक्ट हुआ, क्योंकि 5 0 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो अगर यूजर कोई यहाँ पे मिसाल के तौर पे गलत वैल्यू को जो है वो डालता है, तो आप ट्राई और एक्सेप्ट का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। अगर तो ये कंडीशन चल जाए, मीन्स के ये देखें, अगर मैं लिख रहा हूँ 5/5, तो मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कि एरर इज नॉट डिटेक्टेड। अगर मैं चाहूँ तो इसको इस्तेमाल ना करूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरा प्रोग्राम क्रैश ना हो अगर मेरे पास गलत वैल्यू आ जाए 5/0। अगर मैं इसको सिंपली इस तरीके से कॉपी करूँ और मैं यहाँ पे रन करूँ, तो मेरे पास एरर आ रहा है, मतलब इस लाइन के बाद मेरा कोई कोड चलेगा ही नहीं, कोई प्रोग्राम मेरा चलेगा ही नहीं। ये सुनिए का है इसमें, और इफ एल्स फंक्शन में क्या फर्क है वो मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। देखें, अब इसके बाद कोई भी आपने कोड इस्तेमाल किया होगा कि प्रिंट अजहर। देखिए, अब मैंने लिखा है प्रिंट अजहर, तो प्रिंट अजहर अब चलेगा नहीं जब तक कि हमारे पास एरर सही नहीं होगा। लेकिन अगर हम इस एक्सेप्शंस का इस्तेमाल करें और इस कोड के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई प्रिंट अजहर, तो आप देखें मेरे पास अजहर जो है ना वो आउटपुट आ रहा है। अजहर आउटपुट क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने एक्सेप्शंस का इस्तेमाल किया हुआ है। अब एक्सेप्शंस मुझे एरर नहीं दे रही, एक्सेप्शंस बोल रही है कि भाई अगर एरर आए तो ये प्रिंट कर दो, एरर को क्या करो, इग्नोर कर दो। पहले ट्राई करो, अगर तो ये कोड चल जाता है तो चल जाएगा, अगर नहीं चलेगा तो आप हमें एक्सेप्ट जो है वो रिटर्न कर दो। सही। और अगर एक्सेप्शंस ना आए तो आप क्या बोलो कि भाई एरर नॉट डिटेक्टेड। अगर एरर आ जाए तो हमें बता दो कि भाई एरर आ गया है। इसी इसी उसको मैं एक और दिखाऊं कि भाई मैं यहाँ पे एक जो है ना लिस्ट बनाता हूँ ए नाम की, और उस लिस्ट को मैं खाली लिस्ट बना रहा हूँ। सही। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ कि भाई बी है, और बी में क्या करो, ए के अंदर थर्ड वैल्यू पे जो वैल्यू पड़ी है वो जो है ना उसके अंदर असाइन कर दो। अब ए के अंदर कोई थर्ड वैल्यू तो है नहीं, क्योंकि ए हमारे पास खाली है, तो हमारे पास यहाँ पे एरर आएगा कोड के अंदर। अब क्योंकि हमने ट्राई और एक्सेप्ट का इस्तेमाल किया हुआ है, तो इससे क्या होगा कि अगर यहाँ पे ये मैंने हटा दिया, अब भी मेरे पास एरर आएगा। तो हमें क्या करेगा, वो हमारे कोड को रन कर देगा और उस चीज को वहां पे स्किप कर देगा। अगर एक्सेप्ट आपने लगाया हुआ होगा तो वो एक्सेप्ट हमें दिखा देगा कि भाई एरर इज डिटेक्टेड। और अगर हमारे पास यहाँ पे, मैं इसको इस तरीके से चला देता हूँ, तो यहाँ पे एक वैल्यू दे देते हैं 1, और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि 0। अब कोई एरर नहीं है, तो ये बोल रहा है कि भाई एरर इज डिटेक्टेड। क्यों है भाई एरर इज डिटेक्टेड। अच्छा, ये वाली मैंने कोड असल में रन नहीं किया था, जब भी मेरे पास ये एरर इज डिटेक्टेड बता रहा था, ये ए अपडेट नहीं हुआ था। सही। तो मैं अब 0 दे रहा हूँ, यहाँ पे कोई मसला नहीं है, ये 0 वैल्यू के इंडेक्स उठा के यहाँ पे डाल देगा और मुझे कोई एरर नहीं देगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मुझे, ये मैंने लिखा 5/0, और ए इज इक्वल्स टू अपना बी इज इक्वल्स टू, ए में से वैल्यू उठाओ थर्ड इंडेक्स पे। अब थर्ड इंडेक्स तो मौजूद नहीं है, तो पहले सबसे पहले तो मैंने कोड चलाया, वो बोल रहा है एरर इज डिटेक्टेड, उसने ये वाला एरर पकड़ा। अब मैं इसको लिमिटेड कर रहा हूँ कि भाई 0 डिवीजन एरर ही पकड़ना आप, कि भाई अगर कोई वैल्यू 0 से डिवाइड हो तो उस एरर को डिटेक्ट करना, वरना मसला कर देना। तो अब ये मुझे, अगर यहाँ पे एरर होगा ना, एक मिनट इसको रन करूँ दोबारा, तो ये मसला करेगा। अब ये 0 डिवीजन एरर पे चल गया, अब मैं दोबारा इसको रन करता हूँ, अब इसने मुझे एरर दे दिया। बात को समझे, मैंने यहाँ पे 0 दिया, ओहो, अब मैंने यहाँ पे 0 दिया, 0 देने के बाद यहाँ पे 0 डिवीजन एरर आ रहा है, मीन्स के 5 0 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो इसने 0 डिवीजन एरर को पकड़ा और मुझे बोला कि भाई एरर डिटेक्ट हो गया है।
लेकिन मैं अब इसको लिमिटेड कर रहा हूँ कि भाई सिर्फ 0 डिवीजन एरर को एक्सेप्ट करना। अगर 0 डिवीजन एरर ना हो और कोई और एरर हो तो वो आप एरर दिखा देना। अब ये एरर क्या है, वो एरर इधर है, हमें 0 डिवीजन एरर नहीं है हमारे पास, वो एरर है लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो ये एरर आ गया हमारे पास। तो इस एरर को हम अलग तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि भाई लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज पे आप जो है ना रन करो अपने आप को। और फाइनली से हमारे पास क्या मुराद है, फाइनली को अगर मैं यहाँ पे लिखूं और उसके नीचे जो है ना लिख देता हूँ कि फाइनली ऑलवेज रन, इसको हटा देता हूँ और इसको रन करता हूँ। इसको हटाते हैं क्योंकि हम अभी फाइनली को सीख रहे हैं। अच्छा, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने कोड रन किया। कोड रन करने के बाद आप देखिए मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है फाइनली ऑलवेज रन, मतलब फाइनली हर सूरत में चलेगा। ये कोड आपका रन हो ना हो, कोई एरर हो ना हो, आपका ये वाला कोड हर सूरत में चलेगा। शर्त यह है कि इसमें कोई एरर ना हो। अब इस कोड में मेरे पास एरर था, सही, इसने एरर दे दिया लेकिन फाइनली इसने चलाया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस कोड का एरर खत्म कर देता हूँ और इस कोड को चलाता हूँ। अच्छा, टू इंडेक्स पे भी नहीं है कोई। इस कोड का मैंने एरर खत्म कर दिया, उसके बाद चलाया, उसके बाद भी मेरे पास फाइनली चला। तो फाइनली कीवर्ड हर सूरत में हमारे पास रन होता है, चाहे हमारा कोड चले या ना चले। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को, आपको एक्सेप्शंस जो है ना वो समझ आई होंगी कि हम उसको क्यों इस्तेमाल करते हैं। वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि अगर कोई कोड हमारे पास एरर हो मौजूद कोड के अंदर, तो वहाँ पे हमारा जो है प्रोग्राम पास हो जाए और हमें वहाँ पे एरर ना दे।